नई बुलंदी पर निफ्टी 275 सेशन के बाद बनाया नया हाई। सरकारी बैंक, ऑटो, एफएमसीजी शेयरों से मिला भरपूर सपोर्ट। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस और इन्फोसिस की सबसे ज्यादा भूमिका। निफ्टी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी बैंक का भी जोश हाई। दोनों रिकॉर्ड स्तरों पर मिड कैप स्टॉक्स भी कर रहे हैं आज आउट परफॉर्म। बाजार के दिग्गजों ने आज आवाज के साथ मनाया नए शिखर का जश्न। मार्केट वेटरन शंकर शर्मा बोले बाजार में अभी और बड़ी आएगी तेजी। नीलेश शाह और अजय श्रीवास्तव ने भी भारत की ग्रोथ स्टोरी पर जताया भरोसा। रिलायंस में आज 3.5% की जोरदार तेजी, 2,700 रुपए के पार निकला स्टॉक। मॉर्गन स्टैनली ने रिफाइनिंग साइकिल को लेकर बुलिश राय रखी, बताया है टॉप पिक। कच्चे तेल में तेज गिरावट से ओएमसी शेयरों में बहार। 4 से 5% बढ़े बीपीसीएल और एचपीसीएल। एविएशन, पेंट और टायर शेयरों में भी रौनक। 5% दौड़ा अपोलो टायर्स। और रेलवे शेयरों का ड्रीम रन जारी। आरवीएनएल में 10% का लगा अपर सर्किट, तो आईआरएफसी एक महीने में करीब 60% दौड़ा। वहीं टेक्स रेल, इरकॉन जैसे स्टॉक्स पहुंचे अपने 52 हफ्तों के हाई पर। चलिए, कमाई का अड्डा में हमारे साथ एक दमदार पैनल जुड़ेगा कुछ देर में, लेकिन उस पर बात करेंगे। अभी हम सेलिब्रेट करेंगे ऑल टाइम हाई। और देखिए क्या आप थोड़ा सा मार्केट कूल ऑफ हो रहा है अब अपने ऑल टाइम हाई लगाने के बाद। और उसमें कोई बुराई भी नहीं है हर्षिता, क्योंकि आप थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा एक रियलिटी चेक लेते हैं। लेकिन आज सुबह जो हमने एक बात बोली थी कि सुबह हैंक सेंग की गिरावट से या एसजीएक्स निफ्टी की गिरावट से बिल्कुल मत घबराइए। और मार्केट आपको एक बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन मौका दे रहा है। एक फुल टॉस दिया मार्केट ने, उसको आपने अगर डिस्पैच किया तो ज़बरदस्त बात है। और एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसी बहुत फुल टॉस आएंगी। ये पहली फुल टॉस नहीं है, ना ही ये आखिरी फुल टॉस है। आपको पिच पे जमे रहना है इस मार्केट में, और फुल टॉस पे फुल टॉस मिलती रहेंगी, उनको डिस्पैच करना। बाकी टाइम पे बस अपना सिंगल्स और डबल्स लेकर काम चलाइए, लेकिन जब वो ये आए फुल टॉस तो उसको बाउंड्री से डिस्पैच करिए। अच्छा, एक चीज़ की मुझे और बहुत खुशी है कि मेरे को फाइनेंशियल मीडिया में करीब 20 साल हो गए। जब भी मार्केट में ऑल टाइम हाई लगा है, समहाउ मैं स्क्रीन पर रहा हूँ। मुझे इस चीज़ की एक बहुत एक पता कहते हैं कि एक खुशी रहती है कि ऑल टाइम हाई जब भी लगता है मैं स्क्रीन पे रहता हूँ। पहले सीएनबीसी टीवी 18 पे था, हाँ। अब यहाँ पर। लेकिन मतलब उस दिन मैं छुट्टी पे नहीं होता या कुछ नहीं होता, ऑल टाइम हाई वाले दिन मैं समहाउ स्क्रीन पे रहता हूँ। ये मुझे अच्छी चीज़ लगती है। ये तो बहुत ही बढ़िया हिस्ट्री है। तो हमें पता है कि किसी काम पे हमेशा लगा के रखना है जब ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट आ रहा हो। लेकिन वाकई में ऐतिहासिक दिन, और इस इतिहास की तैयारी तो हम पिछले 1.5-2 हफ्तों से कर रहे थे सीएनबीसी आवाज पर। लेकिन आज वाकई में ऊंचाइयां जो स्क्रीन पर आई है, और देखिए सिर्फ एक इंडेक्स का खेल नहीं है। सेंसेक्स नई ऊंचाई पर, ऑफ कोर्स इसने पहले ही वो नई ऊंचाई छुई। निफ्टी के साथ साथ निफ्टी बैंक भी नई ऊंचाई पर, और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें जमकर खरीदारी देखने को मिली है। अब हम ये जरूर कहते आए हैं कि मिड कैप में कुछ ऐसे स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन मिड कैप्स में कुछ ऐसे भी स्टॉक्स रहे हैं जहां पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। उन स्टॉक्स पर आगे आएंगे, लेकिन सवाल यही है, इन हाईस पर, इन ऊंचाइयों पर अब क्या करना चाहिए? क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे, और वो लेफ्ट आउट फीलिंग हर किसी में होती है अनुज। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी तेजी हो रही है तो मैं अभी पैसा नहीं लगाता हूं, गिरावट की बात करता हूं। सोशल मीडिया पर कई सारी चीजें बोली जा रही थी कि अब ये मार्केट नहीं चलेगा, 15,000 तक टूट जाएगा। उस सबको दरकिनार करके आज बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है, और कन्विक्शन के साथ दरअसल ये तेजी आई है। द क्वेश्चन इज, अब यहां से अगला पड़ाव क्या? देखिए, अगला पड़ाव ऑब्वियसली 19,000, फिर 20,000। ये तो एक नंबर्स हैं, ये माइलस्टोन्स हैं। जी हाँ। जर्नी का लास्ट हमें नहीं पता, और वो आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए 1 लाख निफ्टी, 1.5 लाख निफ्टी जहां भी जाएगा वो आएगा। हमारी मार्केट में जो हज था, जापानीज मार्केट ने अपने 80s के हाई को अभी तक रिक्लेम नहीं किया है। कई मार्केट्स ने अपने 90s के हाई को अब तक रिक्लेम नहीं किया है। हमारी मार्केट भी एक टाइम आएगा जब जहां जाके वो प्लेटो होएगी, लेकिन वो प्लेटो होने का टाइम अभी मुझे लग रहा है बहुत दूर है। कम से कम नहीं तो 50-60 हज़ार निफ्टी तो बड़े आराम से आएगा। अब ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि आप आज निफ्टी फ्यूचर खरीद लो, कल मुझे बोल दें 50,000 तो नहीं आया। लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इस इंडिया ग्रोथ स्टोरी में रहना है। शंकर शर्मा से बात हो रही थी, बहुत इंटरेस्ट। देखिए, एफआईज ने 15,000 पे बेचा, अब वो 18,000 पे आके बाय कर रहे हैं। तो एक दो चीज़ें ध्यान रखिए। एक तो आप हर गिरावट में खरीदारी करिए इस मार्केट में, क्योंकि ये बुल मार्केट है। बुल मार्केट में आप हो सकता है कि एक गिरावट में खरीदारी करेंगे, वो वाली गिरावट
और बढ़ जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली जो है, अब इस मार्केट में आपने कहीं भी पैसा लगाया होता, किसी भी लेवल पे पैसा लगाया होता, तो आज के डेट में आप पॉजिटिव में होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो आप मान के चलिए। दूसरा, ऑल टाइम हाइस पर सेक्टोरल चर्न्स होते हैं। हम पिछले 3-4 दिन से बात कर रहे हैं कि थोड़ा आईटी पर रुझान अच्छा बन रहा है, आईटी पे ध्यान दीजिए, थोड़ा आईटी पर ध्यान दीजिए। थोड़ा ऑटोज़ में आपने देखा होगा, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा खासा हमने एक चर्न देखा है, तो चर्न में पार्टिसिपेट करिए। मोमेंटम अच्छा है। अब जैसे रेलवे स्टॉक्स हैं, अब इस लेवल पे थोड़ा डर लगता है मतलब बाय करने में, तो वो थोड़ा सा आपको उस चीज़ से भी आपको बचना है कि एक मोमेंटम चेज ना करें ज़्यादा। मेरे ख्याल से अगले साल 20,000 निफ्टी और 50,000 बैंक निफ्टी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आपको वेल्थ कमानी है तो आपको रहना पड़ेगा मार्केट में। ऑप्शन ट्रेडिंग से, फ्यूचर ट्रेडिंग से आप पैसा बना लेंगे और उसको एंजॉय भी करेंगे, लेकिन वो पैसा बना के उसके बाद उसको इन्वेस्ट करिए। और अगर मर्सिडीज कमानी है तो फिर वो अपनी SIP जारी रखिए। ये जो क्लिक बेट्स है ना कि म्यूचुअल फंड SIPs नहीं आ रही हैं, उस वजह से मर्सिडीज नहीं बिक रही हैं, कोई नहीं बिकने दीजिए। अभी आप अगर C क्लास खरीदने की क्षमता रखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आगे जाके S क्लास भी ले पाएंगे। जी हाँ, तो वो ऑफ कोर्स आपका जितना रन लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग की तरफ बना रहेगा, उतने रिवॉर्ड्स कंपाउंडिंग के जरिए आपके हाथ लगेंगे। और मार्केट में आज का जो जोश जुनून है, उसी पर बात करने के लिए अब एक दिग्गज निवेशक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खरीदारी अक्रॉस द बोर्ड है, सभी इंडाइसेस अच्छी खासी तेजी में, और इस हाई पर हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं दिग्गज निवेशक और MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला। मधु, स्वागत है आपका एंड कांग्रेचुलेशंस। इंडेक्स ने जो नई ऊंचाई अपने नाम कर ली है, और लगातार आप काफी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि अब तेजी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। इन न्यू हाइस पर क्या विचार हैं? क्या आगे और कन्विक्शन बढ़ रहा है भारत के प्रति? सो मैडम, थैंक यू सो मच आज मेरे को लाने के लिए, और आप सभी लोगों को, अनुज, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं बोलना चाहूंगा कि इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो इंडिया में आए हैं पिछले 2 साल में, उसमें सबसे अहम भूमिका आप लोगों की रही है, मीडिया की रही है। ये अवेयरनेस एक क्रिएट करने के लिए और ये एक मैसेज देने के लिए कि ये इंडिया का टाइम है, ये आप सब लोगों ने इसमें बहुत ही अहम भूमिका अदा की है। तो बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। दूसरा, इस बार की जो तेजी है ना, ये तेजी बड़ी और भी अच्छी लगती है, क्योंकि इस बार अपने भारतीय मुल्क के लोगों ने निवेश किया है और अपने रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा कमाया है, राइट। जबकि फॉरेनर बेच के गए करीब $40 बिलियन, पर रिटेल पब्लिक ने पार्टिसिपेट करके थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू अदरवाइज पैसा बनाया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो है ये सस्टेनेबल है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मैडम इंडिया का इशू रहा है वो ये रहा है कि आज तक कभी सेविंग इक्विटी में सिग्निफिकेंट आई नहीं। रिटेल इन्वेस्टर्स ने हमेशा या गोल्ड में पैसा डाला, या रियल एस्टेट में पैसा डाला, या बैंक डिपॉजिट में पैसा डाला। पहली बार ये ट्रेंड जो है इक्विटी की तरफ गया है, और पहली बार हम देख रहे हैं कि ये SIP के जरिए आ रहा है। तो SIP में जो आदमी पैसा डालता है ना, खराब बाजार में भी डालता है, अच्छे में भी डालता है, वो एक सस्टेनेबल सा इन्वेस्टर रहता है। और म्यूचुअल फंड के थ्रू जो पैसा आता है उसमें भले रिटर्न कम आवे, पर वो सस्टेनेबल रिटर्न आते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है अभी भी। अगर हम रियल में एक निवेश की तरह इंडिया को देखें, 3-5 साल का नजरिया रखें, तो मुझे लगता है अभी भी स्पेसिफिक सेक्टर्स में, स्पेसिफिक कंपनीज में अभी भी काफी पैसा बनेगा। हाउएवर मार्केट का नेचर ऐसा है कि वो जब भी वो करेक्शन आएगा तो कोई अननोन रीजन की वजह से आएगा, जिसका अपन डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जो डिस्कशन कर रहे हैं उसकी वजह से करेक्शन आना हमेशा कठिन होता है। तो जो कोई अननोन रीजन के कारण ही जब भी आएगा करेक्शन, तब आएगा। तो पर वो इम्पोर्टेंट ये है कि हम वो करेक्शन को कैसे व्यू करते हैं। मेरे पर्सपेक्टिव से ये है कि अगर जब भी वो करेक्शन आएगा, वो एक लेने की अपॉर्चुनिटी होगा। तो जो लोग रह गए, जो फेंस में बैठे हुए हैं और करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग, काफी सारे लोग अंदर आएंगे। ना कि मुझे लगता है कि जो अंदर आए हुए इन्वेस्टर हैं वो घबराहट में बेचेंगे। तो मेरा पर्सपेक्टिव काफी बुलिश रहा है, और मैं भी ये बोल सकता हूँ कि हम लोग जो भी ईश्वर की दया से थोड़ी बहुत सक्सेस मिली, वो इसीलिए मिली है क्योंकि एक इंडिया के ऊपर भरोसा है, एक इंडियन मार्केट के ऊपर भरोसा है। और हम सबने जब भी कभी ये बाजार घटा है, हमने लेने का सोचा है और कभी घबराए नहीं बेसिकली। बिल्कुल घबराए नहीं। और एक्चुअली
मधु भाई, गुड आफ्टरनून। आज Hi Anuj, good afternoon. Good afternoon. Congratulations. Congratulations. You and the entire team. हाँ, और आज थोड़ी सी मैं एक हल्की सी एक इमोशनल वो भी मुझे आ रहा था, एक थोड़ी वो राकेश भैया की भी याद आ रही थी, क्योंकि उनका एक बहुत पॉजिटिव व्यू रहा था मार्केट पे। उन्होंने कहा था कि ऐसी तेज़ी होगी बाजार में, आप याद रखेंगे। अच्छा मधु भाई, एक ना मुझे बहुत ये एक्चुअली ये बाजार राकेश भैया को सलामी दे रहा है अनुज भाई। बिल्कुल। यू नो ये उनका वैलिडेशन है, उनके कन्विक्शन का वैलिडेशन है। हम तो सब वो तो कब से बिलीव करते थे, हम तो धीरे धीरे उनसे सीख के बिलीव करना चालू किया। बट दिस इज अ रियल फिनोमिनल सैल्यूट टू हिम। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बात बोली। और वो कहते भी थे कि मैं शायद ना देख पाऊँ वो जो लेवल्स में जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जनरेशन और तुम्हारी आने वाली जनरेशन देखेंगी। तो Exactly. मुझे वो खैर अच्छे से याद है। अच्छा मधु भाई, एक बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने एक मधु भाई का इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने 6 महीने पहले बोला था कि पीएसयू बैंकों में ज़बरदस्त वैल्यू है, क्योंकि इतना बड़ा एनपीए क्लीनअप, मैंने ही वो इंटरव्यू किया था आपका, इतना बड़ा एनपीए क्लीनअप इंडिया में हुआ है कि अब आप देखेंगे क्या ज़बरदस्त तेज़ी हुई है उसके बाद। अब फिर वही ना, लोग पूछते हैं कि अब आगे क्या, तो आगे क्या मधु भाई, इसमें ये थी आगे का यही है कि नया सेक्टर, नया दांव। हमारा तो काम ही यही है कि जो अंडर वैल्यूड है, जहाँ पे रिस्क रिवार्ड बहुत ज्यादा है, उनको आइडेंटिफाई करने का, और जो पुराने सेक्टर्स हैं उसमें से जहाँ पे कोई रियल विनर अगर आपके हाथ में लंबा खेल सकते हो तो पक्का रखना चाहिए। पर हमारा तो काम यही है ना अनुज, और मुझे लगता है हिंदुस्तान में वो एक अपॉर्चुनिटी है ना अनुज, वो आती ही रहेगी। और ये ब्रेव का एक काम है ना अनुज। जब मैंने 1 सवा साल पहले फर्स्ट टाइम पब्लिक सेक्टर के बारे में बोला था, बैंकों के बारे में, तो आपको बोल सकता हूँ, यकीन मानिए, कम से कम 10 लोगों ने मुझे फोन किया होगा रात को कि यार पब्लिक में जाके तू कैसा बात करता है। मैं तो बोलता हूँ मुझे दिल में आता है वैसा ही बात करता हूँ मैं, मुझे तेजी लगता है वही बात करता हूँ, और क्या है। तो वो एकदम नॉन कंसेंसस ट्रेड था वो। तो we have to look at those non-consensus opportunity, then only there is a big reward in the market. अभी मधु भाई कहाँ पर है नॉन कंसेंसस अपॉर्चुनिटीज? कुछ अनुज, अगेन विथ फुल डिस्क्लेमर, प्लीज रन डिस्क्लेमर, राइट। मुझे लगता है वो ये इंफ्रा कंपनी जो अपन ने लास्ट टाइम बात करी थी अनुज, कि ये इंफ्रा कंपनीज में बैलेंस शीट काफी इंप्रूव हुई है, ऑर्डर बुक पोजीशन काफी इंप्रूव हुआ है, डेट काफी कम हुए हैं, और इनका एग्जीक्यूशन साइकिल काफी एक्सेलरेटेड होगा। मुझे छोटा सेक्टर है, आई एम नॉट सेइंग कि ये इन्वेस्ट करो आप 5-10 साल के लिए, पर मुझे टैक्टिकल 2 साल के लिए ना अच्छा बेट लगता है यहाँ पे। टेक्निकल 2 साल के लिए तो जो जिस तरीके का क्लीन अप इन्होंने किया है, और आपको लग रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर बुक्स वगैरह को देखते हुए ये कंपनी अच्छा पैसा बनाएंगी यहाँ से? एग्जैक्टली अनुज, आप देखिए ना कितनी छटनी हो गई है। तो कितनी सारी इंफ्रा कंपनी थी 2008 में जब तेजी आई थी। बिल्कुल, हाँ। अब आप एक किसी अपने यू जस्ट टेल एनी ऑफ योर एनालिस्ट टू लिस्ट डाउन हाउ मेनी कंपनीज वर देयर इन बिटवीन 2003 एंड 2008 तेजी, एंड उनमें से कितनी रह गई है अभी, आपको आंसर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से कंबाइंड मार्केट कैप ही उन सब कंपनियों का मिला के आज के डेट में उस समय का जो शायद पोंजलॉयड है उसके बराबर नहीं होगा शायद। हाँ एग्जैक्टली वैसा ही होगा अनुज, मतलब 2 कंपनियों के बराबर होगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ कब से, तो थोड़ा मार्केट कैप तो बढ़ा है लास्ट 1-2 महीने में, पर अभी भी सब कंपनियों का कंबाइन एक्सेप्ट लार्सन एंड टुब्रो 1 लाख करोड़ से कम मार्केट कैप है। ठीक है, चलिए ये मधु जी का डिस्क्लेमर चला देते हैं, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने जानकार से भी सलाह लीजिए। लेकिन एक बड़ी कॉल इस समय मधु जी की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अच्छा बड़ा पैसा बनेगा। अच्छा मधु जी, जब आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा बनेगा, फिर आप क्या इसमें सीमेंट कंपनियां, मेटल्स भी जोड़कर देख रहे हैं, या फिर जो जिनके हाथ ऑर्डर लगेंगे उन्हीं के हाथ में सबसे ज्यादा पैसा लगेगा? ईपीसी कंपनीज की बात कर रहा हूं मैडम, मेनली जो ईपीसी कंपनियां जो या इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट बनाती है या उनको ऑपरेट करती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी बूम होगी, सेक्टर अच्छा करेगा तो मेटल और सीमेंट की कंपनियां भी अच्छा करेगी, पर इस वक्त हम इनकी बात कर रहे हैं लिमिटेड। समझ गया, चलिए ठीक है। ईपीसी इंडस्ट्रीज, तो ईपीसी मतलब ईपीसी कंपनियों की बात हो रही है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इस समय एक क्लियरली बूम आ रहा है। अगर आप मुंबई में ट्रैवल करें तो आप हालांकि थोड़ा परेशान जरूर होंगे, जो इतना जगह रहता है हर समय, लेकिन एटलीस्ट आपको दिख रहा है कि चलिए अगले 5-6 साल के लिए तैयारी तो हो रही है कम से कम, तो चलो उस चीज़ की हम खुशी मना लेते हैं। और तो
अच्छा मधु भाई, एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हुई है कि इस मार्केट में पैसा पूरा का पूरा डोमेस्टिक रिटेल ने लगाया है, पूरा का पूरा पैसा सब म्यूचुअल फंड के थ्रू आया है या फिर DIIs के थ्रू आया है। और अब बात ये हो रही है कि अगर FII भी अगर इस मार्केट में आ गया तो ये मार्केट कहाँ तक जाएगा? एक रिस्क लग रहा है कि कहीं ये मार्केट थोड़ा सा एक बबल टेरिटरी में तो नहीं आ जाएगा अगले साल? वो जब आएगा तब बात करेंगे अनुज भाई, अभी तो नहीं है। अभी तो नहीं है। चलिए, और कोई पॉकेट में भी आपको बबल नहीं लग रहा अभी इस समय, इंडिविजुअल पॉकेट में? सेलेक्टिवली है अनुज, ये क्या है, मार्केट में ना सिर्फ हैंडसाइट में ही लगता है पैसा बनाना आसान था। हमेशा मार्केट में पैसा बनाना हमेशा कठिन रहता है कि इतने सारे सब लोग वही कोशिश कर रहे हैं, तो सेलेक्टिवली दिखता है कहीं पे ओवर वैल्यूएशन है। मैंने एक बड़ी अभी हम कहीं एक जगह एकत्रित हुए थे तो मैंने बोला बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं ना जो आप प्राउड तो करते हो ओन करने के लिए पर हैप्पी नहीं करते हो, यू नो, कि आपको लगता है बहुत अच्छी कंपनी मैंने ओन करी है पर रिटर्न नहीं बन रहा है। तो अगर आप देखिएगा ना लास्ट 12-18 महीने में बहुत सारी जो क्वालिटी कंपनीज है ना जिनमें आपको प्राउड बहुत है कि मैंने बहुत अच्छी कंपनी खरीदी है पर पैसा नहीं बना है, राइट। तो वो जो सेक्टर है ना जहां आपको प्राउड बहुत हो रहा है, जहां वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है पर ग्रोथ नहीं है कंपेयर टू वैल्यूएशन, वहां पे मुझे लगता है सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि बुल मार्केट में क्या है ना अनुज भाई, ये जरूरी नहीं है कि आप पैसा खोएं तो ही खराबी है। बुल मार्केट में कहीं अगर पैसा बहुत ज्यादा बन गया और आप कोई दूसरे पॉकेट में बैठे हुए हो तो वो बड़ा क्राइम है। बिकॉज मैं तो बोलो इक्विटी में मैंने पार्टिसिपेट भी कर दिया और मुझे इक्विटी का रिटर्न भी नहीं मिला, तो मैंने रिस्क तो पूरी ले ली पर रिटर्न भी नहीं मिला। अच्छा मधु जी, इस समय एक चीज जो बड़ा डर है वो ग्लोबल मार्केट्स में क्या होगा, और उस ग्लोबल मार्केट्स को ही दरकिनार करके आज हमने अच्छी तेजी देखी है जहां पर चाइना और जापान मार्केट्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। वैसा ही नैस्डैक में अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा था, अमेरिका में आया, फिर IT स्टॉक्स की धुलाई हुई। लेकिन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी में फिर से पैसा आ रहा है। क्या इस क्षेत्र को लेकर आपको कुछ कंफर्ट है? वैल्यूएशन करेक्शन के बाद क्या यहाँ पर मौके आपने ढूंढे हैं? अब मुझे लगता है टेक्नोलॉजी में सेलेक्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं टू दी एक्सटेंड ये भी बोलना चाहूँ कि ये न्यू एज जो टेक्नोलॉजी कंपनियां लिस्ट हुई है जो ऊपर के भाव से 75-80% करेक्ट हो चुकी है, वहां पे भी हो सकता है कहीं पे सेलेक्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, यू नो, क्योंकि काफी स्टीप करेक्शन हुआ है और ये स्टेबल कंपनीज है, काफी कैश है इनके पास और एक अच्छा खासा इन्होंने बिजनेस मॉडल और एंट्री बैरियर बनाया है। मैं बहुत वोकल रहा हूँ पास्ट में ये बोलने के लिए कि यहाँ पे वैल्यू नहीं है और मैं कंप्लीटली अवॉइड करूंगा, पर अभी ये पूरा जो सेक्टर है, मैं सेक्टर के बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ पर इसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ चुनिंदा अपॉर्चुनिटी अपने को मिलेगी। बिल्कुल, और कुछ स्टॉक्स जैसे PB फिनटेक तो नीचे से काफी रिवर्स भी हुए हैं। एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ ना अनुज, इसमें अभी स्पेसिफिक नाम की बात ना करते हुए अगर हम पूरे बास्केट को देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं पक्का आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी इसमें। चलिए मधु भाई, शुक्रिया आपका, और एक दिन बैठते हैं आपके साथ और सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कंट्रीब्यूशन, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु भाई, थैंक यू। तो चलिए, ये मधु जी से राय ली और एक बहुत बड़ी बुलिश कॉल थी उनकी PSU बैंकों पर। हर्षिता, सबसे पहले जब वो एक हीटेड स्पेस थी तब उन्होंने एक कहा था कि पूरा रिसर्च करके बोला था एक कि ये देखिए इतना NPA इतना हो चुका है शॉर्ट, अब यहाँ से क्या, मुझे तो कोई NPA दिख नहीं रहा है यहाँ से और वहाँ से क्या, मेरे ख्याल से डबल हो गए हैं PSU बैंक सारे के सारे उस लेवल से। अनुज, इनफैक्ट यूनियन बैंक जिसका बहुत कम जिक्र हुआ था, 120% तक का रिटर्न, आपका पंजाब नेशनल बैंक नियरली 80% प्लस का रिटर्न, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी, और इन सब के सामने अगर आप स्टेट बैंक रखे तो मुश्किल से 30% तक का रिटर्न देखने को मिला है। तो जो अनयूजुअल या फिर अनसस्पेक्टेड गेनर्स थे वो छोटे बैंक्स ही निकले इवेंचुअली। देखिए 30% रिटर्न भी पुअर नहीं है और नहीं, बिल्कुल पुअर नहीं है। हाँ, मतलब लेकिन हाँ ऑब्वियसली जो अल्फा है वो तो आपको छोटे स्टॉक में ज्यादा मिलेगा एक सेक्टर में, लेकिन हाँ एक चीज है, SBI कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। ये बाकी के जो स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे उन अभी इस साल अच्छा गया लेकिन पिछले 2 साल में अच्छा नहीं किया। अच्छा, मार्केट में हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, हल्की बहुत हल्की सी बैंक निफ्टी में। और एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए, आप बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट देखेंगे कंट्रीब्यूशन प्लेट में, आज की कंट्रीब्यूशन प्लेट में अष्टा। उसके बाद कॉल्स लेना स्टार्ट करते हैं। रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है करीब करीब 70 पॉइंट इस 75 पॉइंट की रैली में निफ्टी की। ये देखिए करीब करीब 70 पॉइंट आ रहे हैं रिलायंस की वजह से, तो आज एक वन मैन शो। जी हाँ,
और इसी का इंतजार था कि रिलायंस अगर परफॉर्म करे तो हम डेफिनेटली उन हाइस पर पहुंचेंगे, और वो कर दिखाया है। चलिए जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और फिर कुछ बड़ी खबरों की तरफ बढ़ेंगे। राजेश सातपुते, प्रकाश गाबा, शिल्पा रावत, मानस जायसवाल, विकास सालुंके, गौरव बिस्सा हमारा साथ देने वाले हैं आज के सत्र में। गाबा साहब, पहला कॉल आप ही से। वेरी कांग्रेचुलेशन, बहुत ही बढ़िया दिन। सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक सभी नई ऊंचाई पर। इस समय क्या ट्रेड लेना है? बताइए, आपको भी रिलायंस ना होता तो न्यू हाई ना होता, ये बात तो पक्की है। अकेले अकेले अपने कंधों पर ले गया है रिलायंस ऊपर, और अब कहेंगे 18,400 भी क्रूशियल सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक अप मूव ऑन है। वाई पुट अ सीलिंग, लेट इट क्लाइम हायर। टॉप जो मैंने चुना है इस वक्त वो है लुपिन। लुपिन में जो अच्छा बेस बना हुआ है, सेटअप सही है, इंडिकेटर से बाय मिल गया है, ट्रेड कर रहा है 730 के आसपास। मुझे लगता है 750 तक जा रहा है, मैटर ऑफ 1 या 2 दिन। स्टॉप होगा 722 लुपिन। चलिए लुपिन में बाय करिए, ये इस समय की कॉल है। ये आपके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों के दोनों इस समय आपके पास दिखाई दे रहे होंगे। मानस, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या होगी इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो कंसोलिडेशन का समय था, मेरे ख्याल से पिछले करीब 3-4 हफ्ते से स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज के पैटर्न और वॉल्यूम्स को देख के लगता है कि स्टॉक एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है, और 910 रुपए के ऊपर निकला तो आपको कम से कम 940 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 890 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और 940 तक के भाव आपको सेट करके, टारगेट सेट करके रखने हैं। और यहाँ पर आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। जो 910 का कॉल ऑप्शन है मैकडॉवेल का, वहां पर खरीदारी करिए। 30 रुपए का भाव चल रहा है, 20 रुपए के स्टॉप लॉस से वहां पर खरीदारी करिए, कम से कम 50 रुपए के टारगेट के लिए। आज तो पूरा मार्केट चीयर्स कह रहा है, तो यूएसएल क्यों ना मुस्कुराए। 905 के लिए के लेवल्स पर अब 940 का टारगेट रहेगा, और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी 910 का कॉल लेने की भी है। 50 का टारगेट रहेगा यहाँ पर। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। हर्षदा जी, देखिए नजर तो है टाटा कंज्यूमर पे। यहाँ पे टाटा कंज्यूमर में टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, एक राइजिंग चैनल जिसको ब्रेकआउट दिया है, और जो सप्लाई पॉइंट था वो था करीबन 800 से लेके 805। तो इस सप्लाई पॉइंट के ऊपर टाटा कंज्यूमर फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो इट्स अ ब्रेकआउट। तो इट्स अ बाय इन टाटा कंज्यूमर। आपको स्टॉप लॉस रखना है 800 का, और अकॉर्डिंग टू द पैटर्न इसका टारगेट वैसा है, देखे तो 840 845 का बनेगा। लेकिन प्योरली अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है तो इसका पहला टारगेट होगा 826 का। ओके, चलिए ये एक इंटरेस्टिंग कॉल इस समय टाटा कंज्यूमर पर आता हुआ। वो बिस्लरी वाली डील जो है वो शायद वापस रिएक्टिवेट हो रही है, ऐसा लग रहा है। जिस तरीके का आज मूव आ रहा है, जिस तरीके का मूव आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद अनाउंस हो जाए वो। शिल्पा जी के पास चलते हैं, उनकी कॉल भी ले लेते हैं। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड कर रही हैं? गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड हर्षदा जी। मेरा एक्चुअली तीनों कॉल मैंने सिलेक्ट करके रखा था, मैकडॉवेल्स, टाटा कंज्यूमर्स, लुपिन, वो तीनों कोई ऑलरेडी नहीं, चल एक और निकाल दीजिए, चलिए। तो अभी के लिए मेरा नेक्स्ट कॉल रहेगा हीरो मोटर कॉर्प। मुझे हीरो मोटर में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है। अभी यहाँ पे 2780 के स्टॉप लॉस से आपको टारगेट्स जो हम देखने को मिलेंगे वो रहेंगे 2880 से 2930, या फिर पोजिशनल थोड़ा 3000 में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और बहुत अच्छे लेवल पे है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बाय हीरो मोटर। 2880 के लिए हीरो मोटर कॉर्प तेजी का कॉल। विकास, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड? आफ्टरनून हर्षदा जी। देखो, ओवरऑल हमने देखा है कि मार्केट में जिस हिसाब से मोमेंटम आया था, अभी भी एसीसी है जहां पे पॉजिटिव रुझान नहीं हुआ है अभी तक। वो रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा था। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा एक पॉजिटिव रुझान है। जो प्रीवियस स्टॉप था उसका 2530 का, उसके ऊपर अभी वो ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकता है, तो मेरा बाय रहेगा एसीसी। ऊपर टारगेट रहेगा 2990 का, और नीचे में स्टॉप लॉस जो है 2510 के आसपास, 2510 का आसपास स्टॉप लॉस लगा के 2590 का टारगेट यहाँ पे एसीसी में आज देखने मिल सकता है। ठीक है। अब शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून, आपको क्या स्टॉक पसंद है? मारुति हमें लगता है इन वैल्यूएशंस पे काफी डिसेंटली प्लेस्ड है। नए प्रोडक्ट लॉन्चेस वगैरह जैसे कंपनी करती है, आने वाले समय में उसका फायदा भी कंपनी को मिलना चाहिए। अगले 2 सालों में ग्रोथ हम काफी स्ट्रॉन्ग उम्मीद कर रहे हैं। FY24 की अर्निंग्स लगभग 400 सवा 400 के आसपास आनी चाहिए, और लगभग कंपनी 11-12 हजार करोड़ का कैपेक्स भी कर रही है अगले साल 2 साल में, और 42,000 करोड़ रुपए बैलेंस बुक्स पे भी है।
तो कुल मिला के डोमिनेंट पोजिशनिंग है और नए प्रोडक्ट्स के संग जो ट्रैक्शन अभी तक मिसिंग थी वो भी आ जानी चाहिए। रॉ मटेरियल प्रेशर ईज हो ही रहा है। इसके अलावा जो सीएनजी से रिलेटेड अनसर्टेनिटी है वो भी, ऑयल एंड गैस के प्राइसेस नीचे आते हैं उसका भी फायदा इनको मिलना चाहिए, क्योंकि सीएनजी वेरिएंट्स में बहुत बड़ी पोजीशनिंग है इनकी। तो कुल मिला के हमें लगता है कि ये ग्रोथ काफी डिसेंट रहनी चाहिए अगले साल 2 साल, और उसके बाद जो ये कैपेक्स कर रहे हैं उसका भी फायदा मिलना चाहिए। तो 25 का मल्टीपल भी मिलता है तो हमारे हिसाब से 10,500 10,700 के लक्ष्य के हिसाब से मारुति एक काफी बढ़िया बेटा है वैल्यूएशंस पे। मारुति एक बढ़िया बेट मौजूदा वैल्यूएशंस पर अच्छी खासा टर्न अराउंड स्टॉक में आगे देखने को मिल सकता है। विकास आलुंके ने अपना एसीसी दिया, अब गौरव बिस्सा बचे हैं। गौरव बताइए। देखिए जो स्टॉक अच्छा लग रहा है यहाँ पे फिलहाल वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे मल्टीपल ब्रेकआउट्स देखने मिले हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हमको देखने मिला है, एक मल्टी ईयर ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने मिला है, और फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी हमको देखने मिला है, आरएसआई ब्रेकआउट दे चुका है। तो काफी स्टॉक जो है काफी अच्छा लग रहा है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 175 और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 175 का क्लोजिंग में स्टॉप लॉस होगा और आप यहाँ पे 205 से 210 के रुपए के लिए इसको एक्साइड इंडस्ट्रीज को बाय कर सकते हैं। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, लक्ष्मण जी के पास चलते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ वो जो ब्रेक कर रहे हैं, उस किरित पारिक कमेटी की जो रिपोर्ट आनी है उसका शायद एक ड्राफ्ट तैयार है जिस पर एक चर्चा भी होगी। लक्ष्मण जी बताइए क्या निकल कर आ रहा है इसमें से? देखिए जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक नेचुरल गैस की प्राइसिंग को तय करने के लिए किरित पारिक कमेटी जो बनाई गई थी, उस कमेटी ने अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट को तैयार कर लिया है। और इस रिपोर्ट में सबसे खास बात यह कही गई है कि गैस प्राइसिंग को पूरी तरह से, जी हां, पूरी तरह से लिबरलाइज कर दिया जाए। यानी अभी जो हम गैस की फ्लोर प्राइस तय करते हैं, गैस की सीलिंग प्राइस तय करते हैं, वो बिल्कुल ना किया जाए। और कब से की जाए इसकी एक डेडलाइन भी ये कमेटी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में सुझाव दे रही है। वो डेडलाइन ये है कि 1 जनवरी 2026 के बाद नेचुरल गैस की प्राइसिंग को पूरी तरह से लिबरलाइज कर दिया जाए। यानी 1 जनवरी 2026 के बाद ना तो आप फ्लोर प्राइस तय करिए, ना तो आप सीलिंग प्राइस तय करिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि 1 जनवरी 2026 से पहले क्या करें। इसके लिए तत्काल कदम उठाने के लिए किरित पारिक कमेटी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में यह कह रही है कि जो लीगेसी फील्ड है, जो परंपरागत तरीके से जो गैस फील्ड है, जहां से गैस निकल रहा है, वहां की प्राइसेस को घटा दीजिए और उस प्राइस फॉर्मूले में बदलाव की सिफारिश करने जा रहा है। यहां पे परंपरागत फील्ड से जो लीगेसी फील्ड से गैस निकलती है उसकी अधिकतम कीमत $4.75 पर MMBTU और न्यूनतम कीमत $3.5 पर MMBTU करने की सिफारिश कर सकती है कमेटी, यानी मौजूदा कीमत से काफी कम। लेकिन डिफिकल्ट फील्ड से जो गैस निकल रही है, जो डीप सी से गैस निकल रही है, वहां पे फिलहाल कोई फॉर्मूला में बदलाव मत करिए। हाँ, 1 जनवरी 2026 के बाद आप किस्तों में इसको पूरी तरह से लिबरलाइज कर दीजिए। लक्ष्मण ये समझना इम्पोर्टेंट कि इस पे जो है कल एक महत्वपूर्ण बैठक है किरित पारिक कमेटी के ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी देने के लिए सभी सदस्यों की, और कल बैठक में सदस्यों ने मंजूरी दे दी तो ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी सरकार को। सरकार फिर कैबिनेट से मंजूरी लेकर के इसे लागू कर सकती है। जी बताएं। लक्ष्मण, मैं ये समझना चाह रही हूँ इसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर किन किन सेक्टर्स पर आएगा। नॉर्मली ये जो डाउनस्ट्रीम कंपनियां हैं, अपस्ट्रीम कंपनियों को के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो ओएनजीसी, रिलायंस, द यूजुअल सस्पेक्ट्स, जहां से जो गैस निकालने के काम में है। लेकिन दूसरे कौन से क्षेत्रों पर और कंपनियों पर इसका ध्यान बटेगा? और किरित पारिक उनके पर्सपेक्टिव से आई एम श्योर पढ़ रहे थे इस मामले को। जी, दरअसल जो किरित पारिक कमेटी बनाई गई थी उसके पीछे मैंडेट यही दिया गया था कि फेयर प्राइस कंज्यूमर को मिले, इसके लिए आप फॉर्मूला सुझाव करिए। तो जो आपने कंपनियों के नाम के वो प्रोड्यूसर हैं, लेकिन कंज्यूमर को फेयर प्राइस मिले, ये कोशिश किरित पारिक कमेटी अपनी रिपोर्ट में कर रही है। और इसमें बता दूं कि अभी जो है जो तत्काल कदम उठाया जाएगा या फिर लॉन्ग टर्म में जो लिबरलाइज किए जाएंगे, इससे गैस खरीदार जो है उनको काफी फायदा होने की संभावना जताई जा रही है इस रिपोर्ट में। तत्काल कदम, जैसा कि मैंने कहा कि जो लीगेसी फील्ड से गैस निकलते हैं उसकी कीमतों को कम करने की सिफारिश की गई है। अब इस फील्ड से गैस खरीदार कौन है? तो सबसे ज्यादा जो बड़ा खरीदार है वो आपको फर्टिलाइजर सेक्टर है पूरे गैस का, और ये नेचुरल गैस का 33% फर्टिलाइजर सेक्टर खरीदता है। नेचुरल गैस की कुल खपत का 23% जो है सो ये आपको सिटी गैस वाले खरीदते हैं, जो महानगर गैस हो या फिर जो घर घर में एलपीजी गैस पहुंचाते हैं, उस तरह सीएनजी गैस, पीएनजी गैस पहुंचाते हैं। तो ये कंपनियां जो है 23% गैस खरीदती हैं। नेचुरल गैस की कुल खपत का 13% पावर सेक्टर को जाता है। तो मुझे लगता है कि आपके घर रसोई की जो गैस की कीमत है वो कम की जाए और फर्टिलाइजर के दाम कम हो, सब्सिडी कम हो, ये कोशिश है
तत्काल असर पड़ेगा अगर इस कमेटी की रिपोर्ट को मान ली जाती है। तो फिर से बता दूं, फर्टिलाइजर सेक्टर 33%, सिटी गैस 23%, पावर सेक्टर 12% जो है ये प्रायोरिटी सेक्टर जो गैस खरीदते हैं। गैस की कीमतों में कोई बदलाव होता है तो इन पर सीधा असर पड़ेगा। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो ये बड़ी दरअसल बदलाव आते हुए दिखाई दे सकते हैं। किरीट पारेख काफी लंबे समय से इस कमेटी पर बैठे थे और एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है। माना यही जा रहा है ये कल तक दरअसल सौंपी जाएगी सरकार को, लेकिन एमजीएल आईजीएल जैसे स्टॉक्स आप रेडार पर रखें क्योंकि उनके लिए दरअसल फायदे का सौदा होगा अगर एक कैपिंग ऑफ सॉर्ट्स लग जाती है, जो किरीट पारेख की तरफ से सिफारिशें आ रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। ये बताइए शरद, आपने लक्ष्मण की तरफ के हाथ जो खबर लगी है या फिर जो जानकारी आई है वो डिटेल सुने। अज्यूमिंग इसी रूप में ये पॉलिसी सामने निकलकर फाइनल हो जाती है, सरकार की तरफ से अप्रूवल आ जाता है, आपका इमीडिएट बेसिस पर ट्रेड क्या रहेगा? क्या एक दाव तेजी का फिर एमजीएल आईजीएल बाकी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए खेला जाए? मुझे लगता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा बेटर होगा फर्टिलाइजर्स पे ये ट्रेड लेना, क्योंकि वहां फायदा ज्यादा होगा और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो जनरली रेंटल मोड पे ही काम करेंगे, तो उनको इतना डायरेक्ट फायदा होगा नहीं डिफरेंस का। वो प्राइसिंग का मेथोडोलॉजी एकदम क्लियर है कि आपको क्या डिफरेंस अर्न करना है। बट फर्टिलाइजर का रॉ मटेरियल इनपुट प्राइस में काफी कंट्रोल रहेगा, तो बीच बीच में जिस टाइप की वोलेटिलिटी अभी हमने देखी है फ्यूचर में वो नहीं दिखेगी। और दूसरा बड़ा बेनिफिशियल रिलायंस रहना चाहिए, क्योंकि रिलायंस के फील्ड यूजुअली डिफिकल्ट वाले कैटेगरी में ही पकड़े जाएंगे। ओएनजीसी ऑयल में मुझे लगता है दोनों लगभग इवेंट्स एक दूसरे को बराबर कर देंगे, क्योंकि लीगेसी ऑयल फील्ड ज्यादा है ओएनजीसी के पास, बट कुछ ऑफशोर यूनिट्स भी हैं जहां से मेजर प्रोडक्शन आती है, तो शायद दोनों बेनिफिट्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे। बट क्लियर बेनिफिशियरी के हिसाब से मुझे लगता है फर्टिलाइजर स्टॉक्स और रिलायंस तो ऑब्वियसली आज दिख ही रहा है मूवमेंट। ओके, चलिए एक सुबह आज एक अपोलो टायर्स डिस्कस हुआ था, फ्रेश अभी इसने इंटरडे हाई लगाया है हर्षिता 6.5%। डेल्टा कॉप भी सुबह पिक किया था हमारे एक्सपर्ट्स ने, वो भी 5.5% ऊपर। एचपीसीएल बीपीसीएल दोनों में इस समय बाइंग, और वो जो लक्ष्मण जी की स्टोरी है उससे क्लियरली आप गुजरात गैस आईजीएल इन सब स्टॉक्स में, एमजीएल इन सब में इम्पैक्ट देख रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट सेलिब्रेट कर रहा है ऑल टाइम हाइज को, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आप इस समय देख रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय एक बाइंग आ रही है। एक बार टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रिविजिट करें अनुज, हाँ, क्योंकि उस पर 826 का टारगेट जो दिया था राजेश सातपुत ने, वो काफी बुलिश टारगेट है और 2% से ज्यादा की बढ़त दरअसल स्टॉक में बनती हुई दिखाई दे रही है। इस पर मानस, अगर एक ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेना हो तो क्या एक मौका दिख रहा है? देखिए, टाटा कंज्यूमर में डेफिनेटली क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिल गया है 800 रुपए के ऊपर। अगर इसमें एक ऑप्शन ट्रेड लेना होगा तो एट द मनी पे ही ध्यान देंगे, तो 810 का कॉल ऑप्शन लेंगे। उसके भाव चल रहे हैं 23 रुपए के आसपास, तो 23 रुपए पे टाटा कंज्यूमर का ऑप्शन कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके 16 रुपए के नीचे रहेंगे, 23 रुपए के भाव चल रहे हैं और 40 रुपए तक के टारगेट्स आप देख सकते हैं इस ऑप्शन में। चलिए 810 की कॉल के थ्रू प्ले कर सकते हैं, इसमें एक बड़ा मोमेंटम क्लियरली 23 रुपए का वो ऑप्शन इस समय चल रहा है। 10 रुपए के करीब आप मतलब नीचे अपना तो वो स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर के टारगेट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि इस समय एनएलसी इंडिया में क्या चल रहा है। वैसे एनएलसी इंडिया की बात करें इससे पहले यतिन ने आईआरएफसी पर जो क्या चल रहा है डिस्कस किया था, उसके बाद आपने एक ज़बरदस्त ऑलमोस्ट 35-36% का मूव देखा। डिविडेंड एडजस्टमेंट के बाद तो ऑलमोस्ट 40% का मूव आपने पिछले 2 हफ्ते में देखा है। तो यतिन, पहले तो उस क्या चल रहा है के लिए आपको मुबारकबाद। आप बताइए एनएलसी इंडिया में क्या चल रहा है। तो देखिए, एनएलसी इंडिया हमने क्यों चुना है, आईआरएफसी के 3-4 चीज़ें सी पैरामीटर्स से जिसके कारण हमने इसको चुना। अभी एनएलसी इंडिया की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो पिछले 1 महीने में शेयर 18% भागा हुआ है। 103 रुपये की बुक वैल्यू है FY22 की, और वो बुक वैल्यू के सामने शेयर आपको 30-35% डिस्काउंट में मिल रहा है। और अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की तो 1800 से 2000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट FY23 में या प्रॉब्ली FY24 में इससे थोड़ा ज़्यादा आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो 5 के PE मल्टीपल पे ये स्टॉक अवेलेबल है और बुक वैल्यू के नीचे अवेलेबल है, तो इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल मैंने की। कंपनी के ट्रिगर्स क्या हैं? देखिए, 2 चीज़ों में कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है। सबसे पहले पावर जनरेशन करती है ये, सोलार, विंड, थर्मल पावर जैसे पावर प्रोजेक्ट्स इनके पास, और दूसरा है ये कोयला
और लिग्नाइट, ये दो चीज़ों की माइनिंग करती है। ऑब्वियसली जो डेल्टा आता है वो इसके कोल और लिग्नाइट बिजनेस से आता है, क्योंकि वहाँ इसकी माइनिंग कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ की बात करें तो मॉनसून क्वार्टर होता है, इसके लिए माइनिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप सेकेंड हाफ की बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ आपको रियलाइजेशन इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बात करें सीआरसी के फॉर्मूला की तो लगभग 1900 से 2000 रुपए के बीच प्रति टन के हिसाब से कंपनी अपना लिग्नाइट बेच सकती है पावर प्लांट्स को। और 2-3 चीज़ें अभी रिसेंटली हुई हैं। सबसे पहले इनका जो पावर परचेज एग्रीमेंट है वो कंप्लीट हुआ है यूपी और असम के गवर्नमेंट के साथ 500 मेगावाट के लिए, और केरला गवर्नमेंट के साथ लगभग 2000 मेगावाट का इन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट कंप्लीट कर लिया है। और कुल मिला के ये जो तालाबीरा प्रोजेक्ट है यहाँ आपको 400 मेगावाट का पीपीए बचा रहेगा, लेकिन वो भी शायद आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा, मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया है। अगर हम स्टॉक की बात करें या कंपनी की बात करें तो 50 मिलियन टन की इनकी माइनिंग कैपेसिटी है, और आगे चलते हुए अभी 6000 मेगावाट इनका ऑपरेशनल है, लेकिन इनकी योजना ये है कि अगले 3 साल में ये 6000 मेगावाट की जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है वो 21000 मेगावाट कर ले। और आज की डेट में अगर एनटीपीसी की बात करें तो वो करीब 80,000 मेगावाट की कैपेसिटी पे है, तो लगभग 1/4 साइज की कंपनी एनएलसी बन जाएगी वर्सेस एनटीपीसी। ऑब्वियसली हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन आज की एनएलसी की मार्केट कैप केवल 12,000 करोड़ है, एनटीपीसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 1,65,000 करोड़ के आसपास है। तो कहीं ना कहीं यहाँ वैल्यू इमर्ज हो रही है, लेकिन रिस्क इसमें एक ही 2 चीज़ों का है। सबसे पहले एग्जीक्यूशन कर पाएंगे कि नहीं, और दूसरा इनके 2000 करोड़ रुपए अटके हुए हैं तमिलनाडु एसीबी के पास और दूसरी एसीबीज के पास, तो उसकी रिकवरी कैसे होती है। सरकार ने एक उज्ज्वला योजना और 2-3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए योजनाएं निकाली थी जिसके अंदर इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आने हैं, तो वो अगर आ जाते हैं तो एक बड़ा आइसिंग ऑन द केक होगा। लेकिन एनएलसी की बात करें तो ये काफ़ी टाइम से डीप वैल्यू स्टॉक रहा है, और अगर ये माइनिंग को रैंप अप कर लें, रियलाइजेशन बढ़ा दें यहाँ से, तो एक बड़ा डेल्टा इनके अर्निंग्स को मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, शायद इस साल वो 2000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए ये यतिन शुक्रिया। एक डिस्क्लेमर, ये रिकमेंडेशन नहीं है, और अगर आप कोई भी डिसीजन बाइंग या सेलिंग का ले रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब मार्केट की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से ऑल टाइम हाई पर है और जिस तरीके से हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि काफ़ी रिटेल पार्टिसिपेंट्स इस मार्केट में आ रहे हैं। आपने अक्सर ट्विटर पर एक ही दिन में लाखों और करोड़ों कमाने के स्क्रीनशॉट देखे होंगे। कई बड़े ट्रेडर्स इस तरह के एमटीएम पोस्ट करते रहते हैं और एक ही दिन में लाखों करोड़ों कमाने के सपने आपको दिखाते रहते हैं। अक्सर रिटेल ट्रेडर इनके झांसे में आ जाते हैं, और झांसे में नहीं भी आए तो भी एक इंस्पायर हो जाते हैं। सबको लगता है कि मैं भी इसी तरीके का ट्रेड करूं, मैं भी क्यों ना, और कई बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं। देखिए 31,85,000 एक दिन में, 1 करोड़ 3 लाख एक दिन में, मतलब ये वो रकमें हैं जो हम में से कई लोग शायद काफ़ी टाइम लगाने के बाद एक इकट्ठा कर पाते हैं, पूरी लाइफ की सेविंग्स लगाने के बाद। लेकिन ये होता है, लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे स्क्रीनशॉट्स फेक हैं, कुछ स्क्रीनशॉट जेन्युइन भी होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि इसमें अब कुछ लोग जुड़ गए हैं जो एक फेक एमटीएम भी दिखाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं अच्छा आपने देखा मैंने इतना पैसा बनाया, क्या आपको भी बनाना है पैसा, तो आइए मेरा कोर्स ज्वाइन करिए। तो 1 करोड़ रुपए कमाने वाला ट्रेडर जो कहता है कि मैं दिन में 1 करोड़ कमाता हूँ या दिन में 50 लाख कमाता हूँ, वो फिर कहता है मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए 20,000 रुपये वाला। तो उसके पास क्या इतना मेंटल बैंडविड्थ है कि एक तरह का वो मार्केट, इतना टाइम है, इतना क्या वो लोगों का वो लेने को तैयार है कि आप 1 करोड़ रुपये अगर आप मार्केट्स कमा सकते। देखिए ऐसे कहने को आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे तो आप हर प्रोफेशन के लिए कह सकते हैं कि कोई भी प्रोफेशन में कोई टीचर है मान लो, वो भी अगर किसी को पढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली वो फीस ले रहा है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर आप खुद इतना पैसा कमा सकते हैं तो क्यों चाहिए आपको कि आप अपना कोर्स बेचें 20,000 रुपये में या 25,000 रुपये में। बल्कि आप तो चाहेंगे कि जो आपका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो किसी और को ना पता चले, क्योंकि उससे तो आप बल्कि हो सकता है कि सभी कमाने लगेंगे तो हो सकता है आपकी एज उल्टा कम हो जाए। तो ये फीस भी काफ़ी लेते हैं ये। तो ऐसे में सवाल यही है कि अच्छा, और कई लोग कहते हैं कि ये मुझे एक जानकार है, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी नौकरी छोड़कर अब ये स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक ऐसा बंदा मिला था जिसने ऐसा स्क्रीनशॉट डाला था, अब मैं उनको फीस दे रहा हूँ और अपनी पूरी कमाई जो है अब इसमें लगाने वाला हूँ। ये एक बुल मार्केट का एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम पॉइंट होता है, क्योंकि कई बार यहाँ पर लोग फंस जाते हैं। तो इसमें हमने सोचा कि इसमें क्या किया जा सकता है। एक सेंसिबल करके कंपनी है,
उनके सीईओ और को फाउंडर हैं आबिद हसन। अब वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें आप ये तय कर सकते हैं, देखिए अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना जो स्क्रीनशॉट है उसको वेरीफाई कराने के लिए तैयार हैं या नहीं है। लेकिन इनका जो सॉफ्टवेयर है वो ये दिखा देगा कि जो आप स्क्रीनशॉट लगाया है आपने वो जेन्युइन है या नहीं है। तो अब आपकी मर्जी है, आप दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते वो आपके ऊपर है। लेकिन आबिद जी गुड आफ्टरनून, शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो पहले बताइए आपका सॉफ्टवेयर ये, अच्छा आपने किस तरीके के फेक स्क्रीनशॉट्स देखे हैं, कैसे ये बनते हैं फेक स्क्रीनशॉट्स, कैसे फोटोशॉप होते हैं, जरा एक बार वो समझा दीजिए, और आपका सॉफ्टवेयर इसको कैसे पकड़ पाता है ये बता दीजिए। हाँ, सो थैंक यू अनुज, थैंक यू हर्षिता। मैं दर्शकों से एक बार पहले अपॉलोजाइज करूंगा, हिंदी मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो बट आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, बताइए। नहीं, वो मैं बॉम्बे में रहता, एक्चुअली आपके ऑफिस के ऑपोजिट काम करता था, इंडिया इन्फोलाइन कमला मिल्स में काफी टाइम। तो फेक स्क्रीनशॉट दो तरह के होते हैं, हमने देखे बहुत सारे देखे, क्योंकि हम लास्ट 5 years से इंडिया का लार्जेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाते हैं। दिस इज ज़ेरोधा बैक्ड कंपनी सेंसिबल, और हमने बहुत सारे स्क्रीनशॉट देखे जो रियलिटी से काफी अलग है, राइट? कि बंदे हर दिन 1 करोड़ कमाते हैं, 50 लाख कमाते हैं, दिन भर स्क्रीनशॉट डालते रहते हैं। तो वी बिकेम क्यूरियस और हमने सोचा कि बस देख लेते क्या चल रहा है इसमें। तो हमने 2 तरह के स्क्रीनशॉट मेनली देखे। एक होते हैं जो फोटोशॉप एडिटिंग, वो काफी सिंपल होता है। आप कोई भी पेंट ब्रश, फोटोशॉप, कोई भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अपना ब्रोकर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसमें 1-2 जीरो ऐड कर लीजिए। कोई भी डीटीपी वाला बहुत आसान तरीके से कर देगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। दूसरा चीज होता है HTML में, अगर आप क्रोम यूज करते हैं, आप राइट साइड में एक ऑप्शन आएगा इंस्पेक्ट एलिमेंट। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप कोई भी नंबर जो आपके ब्राउजर में दिख रहा है उसको चेंज कर सकते हैं, राइट? अगर कोई भी बंदे को ये चीज 10 मिनट भी आप समझा दो, वो समझ जाएगा कि कैसे ब्राउजर में जो नंबर दिखता है उसको चेंज किया जाए। तो फोटोशॉप के थ्रू या पेंट ब्रश के थ्रू या फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू, वो काफी सरल है। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको कुछ कोडिंग वोडिंग आनी चाहिए। लोग फेक स्क्रीनशॉट बनाते हैं और पोस्ट करते हैं, इस तरह से मेनली स्क्रीनशॉट बनाया जाता है। अब इसको कैसे फिर आइडेंटिफाई कर पाएगा, और कि इसमें मतलब क्या एक जैसे इसमें आप किसी का भी स्क्रीनशॉट देख के बता सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या नहीं, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर बंदा कहे कि मेरा आप जांच कर लीजिए, मेरा तो स्क्रीनशॉट जो है वो वेरीफाइड है और एकदम ओरिजिनल है, तो उसमें फर्क होगा मेरे ख्याल से। करेक्ट। सो इसमें पहला प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए अनुज और हर्षिता आज दोनों ट्रेडर्स हैं, राइट? अब अनुज क्या कर सकता है, अनुज कहीं से भी कुछ भी जाके पोस्ट कर सकता है और बोल सकता है कि मेरा प्रॉफिट है ये आज का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अनुज के आइडेंटिटी को मैं एक रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी के साथ टाइप करूं। जैसे कि अनुज का कुछ व्हाट्सएप नंबर है, पैन कार्ड है, लेकिन व्हाट्सएप नंबर, पैन कार्ड वगैरह बहुत प्राइवेसी इन्वेसिव होता है, तो इसलिए हमने ट्विटर आईडी को चूज किया। तो ये स्क्रीनशॉट स्टार्ट करने से पहले आपको अपना पोजीशंस पेज पे आप जाओगे, फिर हम आपको पूछेंगे कि आप ट्विटर में कौन है ये आप बता दीजिए मुझे। फिर हम आपका ट्विटर आईडी और आपका ट्रेडिंग अकाउंट को लिंक करते हैं, तो परमानेंट एक आपका लिंकिंग हो गया कि अनुज सिंगल ट्विटर में ये बंदा है और इनका ट्रेडिंग अकाउंट ये है। और हम एक यूनिक निकनेम भी देते हैं जिसके कारण कोई फेक नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आप अनुज सिंगल हो, कोई बंदा ANOOJ सिंगल भी बन सकता है, राइट? तो हर्षिता का SH के इंस्टेड SITA बना सकता है। तो हमने एक यूनिक निकनेम डाल दिया हर बंदे का कि ओके दिस इज अ यूनिक निकनेम, दिस इज हिज यूनिक ट्विटर आईडी और ये इनका ट्रेडिंग अकाउंट है। अब ये होता कैसे है कि अगर मुझे ट्रेड ये शेयर करना है तो मेरे को ऑथराइज करना है। ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के अनुज का P&L देख सकता हूँ, अनुज को ऑथराइज करना है कि ये कैसे होता है। तो अनुज पहले अपने पोजीशंस पेज में जाएगा, फिर अनुज अपने ट्विटर लिंक करेंगे, फिर अनुज का एक यूनिक नेम जनरेट होगा जो उनकी परमानेंट आईडी बनेगी। फिर अनुज बताएंगे कि मुझे आज अपना P&L शेयर करना है, राइट? तो फिर अनुज ने शेयर किया, ये एक लिंक बन जाता है और उस टाइम पे जो भी डेटा है वो हम फ्रंट एंड से नहीं कैप्चर करते, HTML से नहीं कैप्चर करते हम, बिकॉज हम 6 ब्रोकर्स के साथ जुड़े हैं, जैसे ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ICICI, एंजल, 5paisa, AFL एक्सेट्रा। हम सीधा बैक एंड ऑफ ब्रोकर से पोजीशन कैप्चर करते हैं। तो जो भी डेटा आपको दिखता है वो ब्रोकर के बैक एंड से आता है और हम उस टाइम का एक स्टैम्प बना देते हैं एनक्रिप्टेड कि ये आपका उस टाइम का रियलिटी था, P&L स्क्रीनशॉट जो भी है ये ऐसा है। अब जब आप ट्विटर पे शेयर करोगे तो इमेज नहीं शेयर करेंगे, आप एक लिंक शेयर करेंगे
और ये लिंक कोई भी आदमी विदाउट एनी लॉग इन, विदाउट गिविंग अस एनी मनी एक्सेस कर सकता है फ्री में, एंड वो लिंक आपको सीधा सेंसिबल के साइट में लेके आएगा और आप सेंसिबल के साइट में देख सकते हो कि इनका कितना पीएनएल है, क्योंकि ये बैकएंड से आता है, कोई ये टैंपर नहीं कर सकता, इसको एडिट नहीं कर सकता, इसका फोटो नहीं निकाल सकता, जो भी है आपको सीधा वेबसाइट में दिखेगा। एंड अगर एक और स्कैम होता है कि लोग 2 अकाउंट से ऑपरेट करते हैं, तो मान लीजिए हर्षिता एक्चुअली अच्छी ट्रेडर है और आप मतलब स्कैम कर रहे हो, लेकिन अगर आप एक दिन आपके अकाउंट से पोस्ट करते हो और दूसरे दिन हर्षिता के अकाउंट से पोस्ट करते हो, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपका यूनिक आईडी और आपका ट्विटर आपके ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक्ड है। आप 2 ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लिंक कर सकते हो और एक ट्रेडिंग अकाउंट के साथ 2 ट्विटर भी नहीं लिंक सकते हो। तो अगर आपने आबिद, मैं ये पूछने वाली हूँ, ऑफ कोर्स आप लोगों ने काफी दिमाग लगाकर इसको ना अनवील करने की कोशिश की है एंड यू आर सक्सेसफुली डूइंग इट इन मेनी केसेस। ये बताइए, जितने आप अकाउंट्स आजकल चेक करते हैं उसमें से कितने फर्जी निकलते हैं और कितने सही निकलते हैं? आपको मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट दूंगा इसके लिए। एक जोक चल रहा है ट्विटर पे, इंडिया के जीडीपी सेंसिबल ने बर्बाद कर दिया। ये फीचर लॉन्च होने के बाद पैसा तो मिट ही गया मार्केट से, ये काफी ट्रेंड हो रहा है जो। तो हमने बहुत सारे ट्रेडर्स, मार्केट विशेषज्ञ, जैसे कि जो लोग कोर्स बेस है, सबको हम ट्रैक करते हैं, राइट? और पिछले एक हफ्ते से जितने भी हम लोग ट्रैक कर रहे थे, कुछ 20-30 नेम्स वी आर ट्रैकिंग रेगुलरली, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक बंदा जो कोर्स बेचता है उसने अपना स्क्रीनशॉट ट्रेड किया है, राइट, शेयर किया है, राइट। जितने भी काफी फेमस बड़े बड़े नाम है जो मैं नहीं लूंगा, सारे नाम एकदम से स्क्रीनशॉट ही शेयर करना बंद कर दिया। उसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि अभी वो लोग अगर फोटो निकाल के डालते तो पीपल ऑन ट्विटर आर आस्किंग कि बॉस आपको वेरीफाइड पीएनएल का तो ऑप्शन है, फिर आप वो क्यों नहीं कर रहे हो, फिर से क्यों फोटो डाल रहे हो। तो हमने देखा कि सारे स्क्रीनशॉट गायब हो गए। तो उस तरह से मैं बोलूंगा कि स्क्रीनशॉट काफी कम हो गए, तो ट्रेडर्स उतने प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन बहुत अननोन नेम्स जो नॉर्मल लोग हैं मेरे और आपकी तरह, जो फेमस ट्रेडर्स नहीं है टाइप्स, वो लोग एक्चुअली प्रॉफिटेबल है और उनके एंड से हमें कई 100 प्रॉफिटेबल रियल लेजिटिमेट स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं। अभी जी, ये एक्चुअली अनुज और हर्षिता के बजाय कोई और नाम एक्स और वाई रखते हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत क्लियर हैं इस मामले में, और हमारा तो एक क्या बोलते हैं उसको, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट और क्लियर है। वैसे भी हम खुश हैं एक कमेंटेटर बन के, और नहीं ऑब्वियसली मैं इसको एक जस्ट में बोल रहा था। आपने एक जो लास्ट बात की थी ना, मुझे उस पर एक पूछना था, क्योंकि एक तो हो गया फेक स्क्रीनशॉट, एक तो हो गया फोटोशॉपिंग, ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। एक होता है कि हस्बैंड और वाइफ ने 2 अकाउंट बनाए और ऑपोजिट ट्रेड्स ले ली। तो एक ने मान लो निफ्टी ऑप्शंस आप ट्रेड कर रहे हैं, तो एक ने ऑब्वियसली आपको जो सेलर है उसके लिए मार्जिन भी काफ़ी चाहिए, बायर को तो मार्जिन नहीं चाहिए, चलिए ठीक है समझ गया मैं। लेकिन मान लो आपने एक आपका एग्जम्पशन है कि बहुत लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ तो हम बना लेंगे पैसा, तो एक लोग लेते हैं बाय साइड की ट्रेड और उनके सामने उनकी स्पाउस मान लो ले लेते हैं सेल साइड की ट्रेड, ठीक है। उसके बाद जो चल जाएगा वो दिखा देंगे। इसको पकड़ सकते हैं कि इसको नहीं पकड़ सकते? बिल्कुल, इसको हम पकड़ सकते हैं। इसलिए तो मैं एग्जांपल लेता हूँ बंटी और बबली। बंटी हस्बैंड है इसमें, बबली वाइफ है, और बंटी और बबली स्कैमर है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि बंटी जब अपना स्क्रीनशॉट पहला डालना चाहता है, उस टाइम से हम बंटी को पूछेंगे बंटी अपना ट्विटर आईडी लिंक करो, और ये जुड़ गया बंटी का। तो अगर बंटी इज बंटी 123 ऑन ट्विटर, तो बंटी और बंटी का ट्रेडिंग अकाउंट और बंटी का ट्विटर आईडी जुड़ गया। अब ये परमानेंट लिंक है, आप चेंज नहीं कर सकते। फिर क्या होगा, अगर बबली जी भी ये करना चाहती है तो बबली ऑल्सो हैज टू लिंक हर ट्विटर अकाउंट। तो बबली बिकेम, लेट्स से बबली's username is bubly420 on Twitter, तो बबली इज ऑल्सो बिकमिंग लिंक्ड टू द ट्विटर अकाउंट, राइट। अब बंटी जी जब अपना पहला स्क्रीनशॉट डालेंगे ट्विटर पे, तो उस स्क्रीनशॉट में हम उनका नाम बताएंगे, उनका ट्विटर आईडी भी बताएंगे, और जब बबली जी शेयर करते हैं तो हम उनका नाम भी बताएंगे, उनका ट्विटर आईडी भी बताएंगे। अब इससे क्या होता है कि अगर बंटी बबली का प्रॉफिट अपने नाम पे ट्रेड पोस्ट करेगा ट्विटर पे, तो एक तो ट्विटर में ही दिख जाएगा कि ये बंटी का नहीं है, ट्विटर बबली का है, बिकॉज हम दोनों दिखाते हैं नेम और दिस थिंग, राइट। अब वो लिंक क्लिक करके भी आ जाओ तो सेंसिबल के वेबसाइट में अगर वो बंटी का अकाउंट नहीं है, बबली का अकाउंट है, तो हम दिखाएंगे कि अकाउंट नेम बबली
ट्विटर आईडी bubbly420। तो प्रॉफिट दिखेगा बंटी के हैंडल से, लेकिन लोग जब वो लिंक क्लिक करेंगे तो लिंक में तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये प्रॉफिट बंटी का नहीं है, बबली का है। तो बंटी को अपने आप को सक्सेसफुल साबित करने के लिए हर बार अपने ही अकाउंट से लगातार पोस्ट करना होगा। अगर उसने ऑल्टरनेट कर लिया तो लोग पकड़ लेंगे कि ये कोई दूसरा अकाउंट है। देखिए, अगर आप 420 ऐड करेंगे अपने ट्विटर प्रोफाइल में तो खैर आप पहले ही क्लियर कर देंगे कि ये फ्रॉड हो रहा है। लेकिन शुक्रिया आबिद जी, आपसे बात करके अच्छा लगा और एक अच्छा इनिशिएटिव है ये, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू हर्षिता, थैंक यू अनुज। तो देखिए, एक और चीज़ मैं अपना एक एडिटोरियल और जोड़ देता हूँ इसमें हर्षिता। देखिए, और जैसा मैं कह रहा हूँ, कई स्क्रीनशॉट जेन्युइन भी होते हैं। इसमें नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि कई लोग वाकई में पैसा कमाते हैं। कई लोगों का होता है, कई लोगों के अंदर एक जैसे कहते हैं एक ईगो इशू भी होता है कि दिखाने के लिए कि देखिए मैं मार्केट में बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। एक्चुअली अनुज, आई थिंक ये सोशल मीडिया की वजह से ना, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो लोगों को मिलता है ना, उससे वो कहीं की बात कहीं पहुंचा देते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हम सब में ये आ गया कहीं ना कहीं एक ये दिखाने का कि देखिए हमने ये बोला था या हमने ये क्या था, ये हुआ था। ये हमारे गेस्ट में भी होता है, हम लोगों में होता है। मतलब हमको लगता है हमारी कोई एक कॉल अच्छी जाती है तो हमको लगता है देखिए कितना हमने सही कॉल दिया था। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ वो ह्यूमन नेचर है, और वो ह्यूमन नेचर बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि आपको अपनी अच्छी कॉल्स याद रहती हैं और आपको अपनी खराब कॉलें नहीं याद रहती। ये फैक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए कई लोग इस तरीके का MTM डालते हैं इसमें। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया, अभी एक इंडस्ट्री बन गई है। अब ये जब तक ये सिर्फ कुछ लोग डाल रहे थे और वो शुरू में हुआ था जेन्युइन था, शुरू में जब ये हुआ था तो मुझे याद है 2-3 लोगों को मैं जानता था, वो जेन्युइनली अपना प्रॉफिट डालते थे। और ठीक है, उनकी ये उम्मीद थी कि देखिए हर किसी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो उसको लगता है कि ठीक है, और स्टॉक मार्केट में रोज आपकी इनकम नहीं होती है ना, कभी तो लॉस भी होगा। तो आपको लगता है कि चलिए ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम मुझे मिल रही है इसके थ्रू तो उसमें बुराई क्या है। अब प्रॉब्लम क्या होगी, ये अगर आप फ्रॉड के थ्रू ये कर रहे हैं वो गलत है। मतलब मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, और इसके लिए मैं और लोगों को एक और चीज़ बोलूँगा। देखिए, आप किसी को फॉलो करके, मैं तो कहता हूँ किसी को भी, किसी से मतलब किसी को भी फॉलो करके पैसा नहीं बना पाएंगे। आप अपना खुद की रिसर्च करेंगे और खुद थोड़ा सा एक मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। मानस, आपने कभी डाला अपना कोई भी स्क्रीनशॉट, जेन्युइन भी है, ऑथेंटिक भी, कभी कि बड़ा पैसा बनाया हो तो कि देखिए आज मैंने एक अच्छा पैसा बनाया, जरा एक बार इसको शो ऑफ करते हैं, या फिर कंप्लीटली अवॉइड करते हैं? अनुज जी, मेरा कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है और आज तक मैंने कभी ट्रेडिंग नहीं की थी। उसका एक मैं आपको बहुत बड़ा रीजन बताऊं। मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी एंजल ब्रोकिंग, तो जब मैंने वहां पर टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया तो जो MD थे, आप भी सब लोग जानते हैं, दिनेश ठक्कर जी, तो उन्होंने बोला कि अगर ट्रेड करोगे तो तुम हमेशा बायस्ड रहोगे अपनी एनालिसिस में। तो वो मैंने आज तक कभी भी नहीं किया। मैंने बहुत सारी कंपनीज में MK, मोतीलाल ओसवाल सब जगह काम किया, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ट्रेडिंग नहीं की, और इसीलिए कभी भी वो प्रॉफिट या तो लॉस या कोई भी ऐसा ट्रेड मैंने स्क्रीन शॉट करके फेसबुक या तो ट्विटर पे शेयर नहीं किया। बिल्कुल, ये बहुत सही बात की इन्होंने। देखिए, कई बार उसमें क्या होता है, बायस कहाँ से आता है। आपने मान लो कोई ट्रेड लिया हुआ है और कोई न्यूज़ आया, कई बार आपको जेन्युइनली लगता है कि ये न्यूज़ पॉजिटिव या नेगेटिव पता नहीं है, लेकिन अगर आपकी वो ट्रेड होगी तो वो आपको बायस आ जाएगा। तो इसके, लेकिन हाँ, वो अलग चीज़ है। अभी हमारा एक जो एक मुहिम ये थी कि आप जो ये स्क्रीनशॉट्स देखकर इन्फ्लुएंस ना हो। ये देखिए, स्टॉक मार्केट में और एक चीज़ समझ लीजिए, जो 1 करोड़ का स्क्रीनशॉट डाल रहा है उसके पास ट्रेडिंग कैपिटल भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो जेन्युइन है, पहली बात तो मैं मानता हूँ कि चलिए कुछ तो जेन्युइन नहीं है, लेकिन जो अगर जेन्युइन भी है अगर स्क्रीनशॉट, तो उसका ट्रेडिंग कैपिटल क्या है, आपका ट्रेडिंग कैपिटल क्या है, आप वो कितना रिस्क ले सकता है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ये सब आपको तय करना है। वो नहीं तय करेगा आपके लिए, आपको तय करना है। तो इसके लिए उस पर ध्यान दीजिए। और दूसरा का फायदा अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि उसके झांसे में आप आकर गलत बैठ गए तो फिर हाथों में जो अच्छा खासा पैसा है वो भी निकल जाता है। तो बेसिक क्रक्स इस चर्चा का यही है कि आप ऑफ कोर्स कई चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनके मुनाफे को भी अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि आप उनके इन्फ्लुएंस में आके वैसे ही सौदे करने लगे। खुद रिसर्च कीजिए, खुद पढ़ाई कीजिए, खुद मेहनत कीजिए, तभी आपको वो उसका फल मिलेगा, वरना शॉर्टकट मार्केट में ना जिंदगी में कहीं है ना रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए मार्केट पर वापस लौटते हैं। आज एक बहुत तगड़ी तेजी का दिन साबित होता हुआ दिखाई दिया है और 18,600 के आसपास ही इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। इस बीच अब मौका कहां पर है? अनुज ने 2-3 दफा कहा कि देखिए बाजार ने आज आपको फुल टॉस दिया, तो हर रोज हम आपके सामने चौका पेश करते हैं, आपको आगे शायद छक्के मारने का भी मौका मिलेगा, लेकिन आज का 4 का चौका आपकी स्क्रीन पर अब आना शुरू होगा। सस्ता ऑप्शन के साथ शुरुआत करेंगे
शिल्पा राउत दे रही हमें ये सस्ता ऑप्शन। शिल्पा जी बताइए। जी हर्षिता जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा सिटी यूनियन बैंक का 195 कॉल ऑप्शन, 5 रुपए में चल रहा है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3.7 और टारगेट जो रहेंगे वो 7, 8, 8.5 तक भी जा सकते हैं, या थोड़ा पोजिशन वेट करेंगे तो 10 भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है, सिटी यूनियन बैंक 195 कॉल ऑप्शन। 195 का कॉल दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहिबा। ये इनफैक्ट इस समय का ट्रेड है, 5 के आसपास है, 8 तक जाने की पूरी क्षमता रखता है ये काउंटर सिटी यूनियन बैंक का। चार्ट का चमत्कार गौरव बिस्सा, आपकी बारी। अच्छा लग रहा है अभी वो है श्री रेणुका शुगर। अगर आप ओवरऑल शुगर स्पेस का देखेंगे तो एक अच्छी अपसाइड हमको देखने मिली है। शुरुआत हमने की थी बलरामपुर चीनी से और हमने अपने क्लाइंट्स को ये सुझाया भी था। अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो एक अच्छे अप ट्रेंड में है श्री रेणुका शुगर और अपने 55-89 एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 89 को काफी अच्छे से डेली चार्ट्स पे उसको रेस्पेक्ट करता है और इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल भी काफी अच्छी है। इसमें जो राइज आ रही है वो वॉल्यूम के साथ आ रही है, जो गिरावट आती है वो लो वॉल्यूम्स पे हो रहा है। अभी फिलहाल ये कंसोलिडेशन फेज में है, मुझे लगता है यहाँ से काफी अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। 54 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस होगा, 64 से 65 रुपए के एक लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 65 की अगर क्लोजिंग आ जाती है तो स्टॉक जो है अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई थे अराउंड 70 के वो भी अटेम्प्ट कर सकता है। तो स्ट्रक्चर से काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो स्ट्रक्चर मजबूत, श्री रेणुका में तेजी का ट्रेड लेकर चले। पहले 64-65 तक के लेवल्स आगे आने वाले समय में दिखाई देंगे। यह है फिलहाल श्री रेणुका पर राय। मानस, आपकी बारी। एफएनओ का सुपरस्टार। तो देखिए एफएनओ के सुपरस्टार के लिए एसआरएफ पे मेरा ध्यान है, क्योंकि एसआरएफ में देखिए तो आप 2250 के आसपास एक बॉटम बन गया है। एक प्राइस ब्रेकआउट 2300 रुपए के ऊपर देखने को मिला, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले, तो आई थिंक एक बाउंस बैक के लिए स्टॉक तैयार हो गया है। तो एसआरएफ में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 2275 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, 50 रुपए का रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ बाउंस बैक मिला तो आपको कम से कम 2425 तक किस तरह देखने को मिल जाएंगे। 2400-2500 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 2275 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। शरद, आपकी बारी। बताइए मिड कैप फंडा में क्या पिक कर रहे हैं? जीएमडीसी है हमारा मिड कैप फंडा। वैल्यूएशन वाइज कंपनी 5-6 के मल्टीपल पे अवेलेबल है और लिग्नाइट में कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है लिग्नाइट बिजनेस से, जहां कंपनी की लगभग कंपनी गुजरात की 25% डिमांड को कैटर करती है और 87% रेवेन्यू लगभग यहीं से आता है। और कंपनी की ये योजना है कि 24-25 तक वो इस सेगमेंट को, इस जो 25% ऑफ गुजरात को वो कैटर कर रहे हैं, वो उसको बढ़ा के 30-35% तक ले जाएंगे। तो मेन बिजनेस में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 30-32% जैसी ग्रोथ मिलनी चाहिए 1-2 सालों में। प्लस नॉन लिग्नाइट रेवेन्यूज जो अभी सिर्फ 10-12% है, कंपनी उसको बढ़ा के 40% तक ले जाने की योजना रखती है, जिसका फायदा भी कंपनी को मिलना चाहिए। तो हमें लगता है आने वाले समय में ग्रोथ भी काफी रोबस्ट रहनी चाहिए। जो बाकी सेगमेंट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट, विंड एंड सोलर, बॉक्साइट एंड माइनिंग, मैंगनीज, ये सब में तो कुल मिला के आने वाले समय में 25 रुपए के आसपास की अर्निंग आनी चाहिए FY24 में। तो 25 रुपए की अर्निंग पे हमें लगता है 9-10 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिलना चाहिए। तो 250 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से जीएमडीसी है काफी बढ़िया बेटर वैल्यूएशन। ओके, तो जीएमडीसी में एक बढ़िया मौका। तो जीएमडीसी में एक तेजी का ट्रेड, एसआरएफ में एक तेजी का ट्रेड, श्री रेणुका शुगर चुना और सिटी यूनियन बैंक, ये वो 4 ट्रेड जो इस समय आप अमल में लेकर चले। तेजी की पोजीशंस हमारे जानकार यहाँ पर आइडेंटिफाई करके बैठे हैं। चलिए इंडेक्स पर वापस लौटेंगे और साथ ही साथ एमजीएल, आईजीएल जैसे ट्रेड स्क्रीन पर लेकर आइएगा। आईजीएल 3% ऊपर, लगभग 4.5% तक का ओआई एडिशन। गुजरात गैस भी 3% ऊपर, ओआई एडिशन करीब 2-2.25% तक का। महानगर गैस में मैं नोटिस कर रही हूँ 11% का ओआई देखने को मिला है, 2% ऊपर है ट्रेड। ये किरित पारिक कमेटी की तरफ से जो सिफारिशें आ रही हैं, जो सूत्र बेस्ड इंफॉर्मेशन हमारे साथ लक्ष्मण रॉय ने शेयर की, उसके बाद ये मूव और भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। अच्छा, शरद ने तो साफ कहा था कि यहाँ पर वो फर्टिलाइजर कंपनियों के साथ जाना पसंद करेंगे, लेकिन राजेश सातपुते, ये एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस तीनों देखिए और चार्टिकली बताइए मौका कहां पर है अगले 2-3 दिनों में और तेजी करने का। हर्षद जी, अगर आप तीनों काउंटर्स देखें चार्टिकली एंड डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एमजीएल थोड़ा बेटर लगता है 1 नॉच, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट करीबन 11.5% अप है। दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, ब्रेकआउट का लेवल क्या है? मेरे हिसाब से 920, ये इसका एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। एक बार ये पास करे तो फिर मुझे लगता है ये 940 तक वन वे रैली होगी। तो अगर 3 में से एक को चुनना है, देन आई वुड लाइक टू गो विद एमजीएल। आपका जो स्टॉप लॉस प्लेस होगा वो रहेगा 918 पे। ओके, चलिए एक बार जरा मार्केट की हेल्थ पर नजर डाल लेते हैं। पुट कॉल रेशो आज करीब 1.4 के करीब गया हर्षदा, तो वो एक थोड़ा सा अब
मैं कहूँगा कि एक नियर टर्म में एक आधा और दिन, शायद एक दिन की और रैली शायद नियर टर्म में, अगर आप प्योर ट्रेडर हैं तो उस हिसाब से एक शायद बाकी हो तो 1.5 के करीब जाए तो एक प्रॉफिट बुक करिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो, इन्वेस्टर हैं तो खैर अलग बात है, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो वो थोड़ा सा एक हम उस जोन में जाने की तैयारी कर रहे हैं जो पुट कॉल रेशो, ये मार्केट में एक अनरिटन लो है। 0.75 के पुट कॉल रेशो पे बाय करिए, 1.5 के पुट कॉल रेशो में सेल करिए। आज रिलायंस में ज़बरदस्त मूवी रुक ही नहीं रहा, 3.5% हटता है इस समय और ज़बरदस्त एक कंट्रीब्यूशन मार्केट में। लेकिन आज एक अच्छी चीज़ ये है कि ब्रॉडर मार्केट ने पार्टिसिपेट किया है। फ्राइडे को भी ब्रॉडर मार्केट ने पार्टिसिपेट किया था और मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया था पिछले कई दिनों का। काफ़ी दिनों के बाद एडवांस डिक्लाइन लगातार 2-3 दिन से एडवांसेस के फेवर में, ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ये मार्केट ब्रेड जो होती है हेल्दी होती है। 2:1, 1.5:1, ना ये 4:1 होनी चाहिए, ना ये 1:4 होनी चाहिए। इस तरीके का जो गैप है ये एक हेल्दी गैप है मार्केट में इस समय, जो बेसिकली स्टेडी गेन्स की तरफ इशारा करता है कि संभल रहा है मार्केट और ऊपर जा रहा है। वो एक इनफैक्ट एक पॉजिटिव रहता है। क्योंकि आपने मिड कैप्स की बात की अनुज, कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स स्क्रीन पर लेकर आते हैं, हमारे जानकारों से भी पूछेंगे कि क्या मौका है। अच्छा, एनएलसी पर बहुत बढ़िया रिसर्च यतिन ने करके दी थी। गाबा साहब, एनएलसी का अगर आप चार्ट देख सके, क्योंकि ये 5% ऊपर आ गया अब स्टॉक, वॉल्यूम एक्शन बहुत जबरदस्त है। नेवली लिग्नाइट, क्या अब चार्ट्स क्या इशारा कर रहे हैं? 2 गुना ज्यादा वॉल्यूम पर ट्रेड भी हुआ है आज। देखिए, ऐसा है कि एनएलसी में जो एक ब्रेकआउट मिला है हाई टाइम फ्रेम बेसिस पे करीब 78 के आसपास मिला है। उसके बाद लगातार हम एक अपमूव देख रहे हैं। 80 बेस बन चुका, अब 85 भी बेस बन चुका। मेरे ख्याल से अपमूव ऑन है। पहला टारगेट रहेगा एनएलसी का 96, हो सकता है फिर आते दिनों में 100 की तरफ भी आ सकता है, लेकिन यस, एनएलसी पे एक अपमूव है और मेरे ख्याल से अपमूव कायम रहेगा। एनएलसी में ये अपमूव कायम रहेगा, ये है इस समय कॉल। एक बार अच्छा, कल फाइनेंशियल निफ्टी की भी वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है, तो वहाँ पर एक बार जरा वो इंडेक्स लेकर आइए। पिछली वीकली एक्सपायरी भी करीब 19,000 था वो, और अब यहाँ 19,230 आता हुआ, तो लास्ट के कुछ मिनटों में यहाँ पर भी थोड़ा सा आप एक ट्रैक्शन देख रहे हैं। उसके अलावा 1-2 स्टॉक्स हैं जहाँ पर ट्रैक्शन है क्लियरली। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने एक जंप दिखाया है आपको, वहाँ पर आपको दिखाई देगा। एमएनएम फाइनेंशियल, ये भी एक स्टॉक है जहाँ पर थोड़ा सा आप ट्रैक्शन देख रहे हैं। थोड़ी सी एनबीएफसीज में भी एक एमएनएम फाइनेंशियल, नॉट एमएनएम, वहाँ पर भी थोड़ा सा एक ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है। गाबा जी, ये दोनों स्टॉक एलआईसी हाउसिंग या एमएनएम फाइनेंस, कोई भी चार्ट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो? एक्चुअली मैंने एलआईसी शॉर्टलिस्ट किया है कल के लिए। मुझे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया मोमेंटम है। तो बेस बना हुआ है, उसके बाद जो कल का मूव था फ्राइडे का वो अच्छा था, आज भी बढ़िया। अब ट्रेड कर रहा है 390, नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 400 लेना चाहिए। स्टॉप होगा करीब 386 बस, लेकिन यस 400 की तरफ जा रहा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। और गाबा साहब का एक ट्रेड जो इन्होंने शायद बीटीएसटी के तौर पर आइडेंटिफाई किया होगा, वो हमने हाईजैक कर लिया। गाबा साहब प्लीज, एक और आपसे रिक्वेस्ट है, ट्रेड निकाल के रखें जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 1-2 और ट्रेड्स और दिग्गजों की अगर आप बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिर तेजी बढ़ रही है। 0.5% का योगदान इसका 610 के लेवल्स पर आ गया ये काउंटर। बैंकों में आप देखिएगा, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एसबीआई का वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा। और इस पर शिल्पा एक व्यू दीजिए प्लीज, क्योंकि अब आप देखिए स्टॉक ने भी परफॉर्म किया, फिर दूसरे मिड कैप बैंक्स तेजी में आए, अब शायद एक साइकिल में फिर इसकी बारी आ रही है। क्या खरीदेंगे आप 610 पर? जी डेफिनेटली 600 के ऊपर इसका हमेशा से एक अच्छा स्ट्रेंथ है, लेकिन ऑफ कोर्स 610 के अराउंड हमेशा रेजिस्टेंस भी मिल रहा था। तो क्योंकि लेकिन बैंक निफ्टी भी अच्छे स्ट्रेंथ में है, अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, तो एसबीआई तो ऑफ कोर्स एक लीडर है, तो बाय करना चाहिए। आपको टारगेट्स यहाँ पे 640 तक को देखने को मिल जाएंगे और आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, 600 का इधर रहेगा। ठीक है, तो एक बार जरा एक मार्केट हल्का सा, बहुत हल्का सा क्लियरली कूल ऑफ हो रहा है। तो खैर ऑल टाइम हाई तो लगा दिया है एक बार मार्केट ने, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय हल्का सा मार्केट को नीचे लेकर आ रहे हैं। अच्छा, आईटी में आप जो है सुबह की जो तेज़ी थी उसके बाद अब एक थोड़ा सा डिक्लाइन स्टार्ट हो गया है। तो ये जो प्रेशर आप देख रहे हैं ऊपर के लेवल से, ये मेनली आईटी की वजह से आया। थोड़ा सा कूल ऑफ यहाँ पर क्लियरली, खासतौर से HCL टेक और इन्फोसिस, दोनों के दोनों अब ऑलमोस्ट डेज लो पर आने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए अब ये एक क्लियरली एक ये HCL टेक का चार्ट देखिए, ये एक डेज लो पर, और इन्फोसिस में एकदम से शार्प डिक्लाइन आया है। इन्फोसिस में ये थोड़ा सा एक नीचे आ रहा है यहाँ पर। शरद जी, इन्फोसिस पर क्या व्यू है इस समय 1625 के रेट पर? थोड़ी नीचे से मूवमेंट आ गई है, बट हमारे लक्ष्य लगभग 1750 के हैं और मुझे लगता है कि अभी भी काफी डिसेंटली प्लेस्ड है।
टीसीएस के कंपैरिजन में मेरे हिसाब से वैल्यूएशन वाइज इन्फोसिस बेटर प्लेस्ड है, और मेटा वगैरह में जो इन्होंने काम किया, जैसे जैसे कंसल्टेंसी वाला जो फोकस है वो भी पे ऑफ करना चाहिए अगले साल 2 साल में, तो थोड़ा बहुत अर्निंग्स अपग्रेड भी आनी चाहिए और 15-16% जैसा ग्रोथ रहना चाहिए। तो मैं तो अभी भी इन्वेस्टेड हूँ और होल्ड करूंगा 1750 तक के लक्ष्य के लिए। तो 1750 के लक्ष्य के लिए ये डिप एक मौका शायद है तेजी की पोजीशन बनाए रखने का या फिर नई पोजीशंस जोड़ने का, भले ही स्टॉक ऊपरी लेवल से कूल ऑफ कर रहा हो। एक दो और ट्रेड्स जहां पर हमने देखा है थोड़ा सा मोमेंटम साफ तौर से जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, सुबह में एचपीवीपी आईओसी को कोई हाथ नहीं लगाना चाह रहा था, लेकिन स्टॉक में मोमेंटम जरूर देखने को मिला। अब आप देखिएगा बीपीसीएल करीब 4% ऊपर, आईओसी में 3.5% तक की तेजी, तो ये होता है और एचपीवी 5% ऊपर। हाँ, ये होता है ना हर्षदा की अगर जैसे ना जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, तो यही हुआ है। ये इनके साथ यही हुआ है आज। इनको क्योंकि कोई सपोर्ट मिल ही नहीं रहा था, तो एक चलिए क्रूड ही अपने आप नीचे आ गया, तो उसकी वजह से एक अंडर रिकवरीज गायब हो गई, तो ये मेरे ख्याल से एक इनके फेवर में जा रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि ऐसे स्टॉक्स में ये तो हमेशा रहेगा कि आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। आप अगर इनको लेके चले जाएं मान लीजिए, और कल क्रूड $4 ऊपर हो तो क्या करेंगे आप? तो ये मतलब ऐसी चीज़ें ना जिनमें आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है या वही ट्रेडिंग डिसीजन जो है वो ओवरनाइट क्यूज में क्या होगा या क्रूड में क्या होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पर जो है ना, इसी के लिए इनको प्योरली एज ट्रेडिंग प्ले अप्रोच करिए। इनमें मतलब मैक्सिमम मैं तो कहता हूँ इवन डे ट्रेड्स पोजिशनल में भी कई बार रिस्क होता है इनमें, लेकिन हाँ मतलब अभी इस समय अच्छा वैल्यूएशन वाइज बहुत चीप है। इनफैक्ट इस समय इंडिया में अगर एक ही चीप सेक्टर बचा है तो वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, लेकिन फिर वही उसके कारण है, एक कारण की वजह से चीप है ये क्योंकि आप इनको कोई ट्रेडिशनल प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल नहीं दे पाएंगे, तो आपको पता ही नहीं है कि प्राइस की इनका अर्निंग्स कहाँ जाएंगी। लेकिन आप बाकी के जो मैट्रिक्स हैं ईवी एबिटा वगैरह देखेंगे तो काफ़ी चीप हैं, बुक वैल्यू के हिसाब से काफ़ी चीप हैं, लेकिन वही रिस्क फैक्टर ये है कि क्रूड कहाँ जाता है और वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इनफैक्ट गौरव से पूछते हैं कि अब देखिए $80 के आसपास अब क्रूड आता हुआ 81 के नीचे आ गया है। हम जब सुबह में चर्चा की शुरुआत कर रहे थे तब $82 के आसपास था और उसको नीचे से थोड़ा सा ब्रीच कर रहा था। गौरव, एचपीवीपी आईओसी में कोई ट्रेड अगर अभी लेता है तो क्या चांसेस है कल तक पैसा बनने के आसार दिखेंगे, या फिर आज जो पैसा कमाया वो बुक करके जाए? जी मैं सहमत हूँ अनुज से कि यहाँ पे कैरी ओवर में थोड़ा रिस्क रहता है और एक मोमेंटम आ चुका है। प्रोबेबली आईओसी आप अगर किसी के पास अगर है तो बने रह सकते हैं, कल एक और अपसाइड आपको थोड़ी सी और देखने मिल सकती है। स्ट्रक्चर देखिए निचले लेवल पे काफी अच्छे से एचपीएल की बात किया, डबल बॉटम ब्रेकआउट हुआ था, नेकलाइन के ऊपर बंद हुआ, काफी अपसाइड आ गई। तो आईओसी चूंकि एक ओएमसीज के अंदर भी काफी अच्छा अंडर परफॉर्मर रहा है ये, तो वो आपको थोड़ा और अपसाइड दे सकता है। तो अगर किसी को रिस्क लेनी है तो आईओसी में रखिए, एचपी या बीपी में मैं कहूँगा आप एक बार अवॉइड कीजिए या उसको प्रॉफिट बुक कीजिए। ओके ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पर। और थोड़ी देर में बीटीएसटी कॉल्स लेना शुरू करेंगे, लेकिन अभी एक बार जरा बैंक निफ्टी लेकर आइए इंट्राडे। अच्छा ये देखिए, ये एक प्रॉफिट टेकिंग अभी आईटी से स्टार्ट हुई और अब बैंक्स में स्प्रेड हो गई। इनफैक्ट एक्स ऑफ रिलायंस निफ्टी शायद अब रेड में भी हो, एक रिलायंस का ही कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से ये मार्केट अभी भी एक ग्रीन में बना हुआ है। लेकिन आज एक मार्केट ने आपको क्लासिकल ऑल टाइम हाई पर गया और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग। देखिए वो जब हमने शो स्टार्ट किया था तो रिलायंस 67 पॉइंट ही कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन निफ्टी 85 पॉइंट ऊपर था। अब निफ्टी 52 पॉइंट ऊपर रह गया, रिलायंस का कंट्रीब्यूशन अभी भी 67 पॉइंट है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी सुबह से तंग कर रहे थे मार्केट को, हालांकि ऑफलेट एक ट्रैक्शन आया, लेकिन अब वापस इनमें सेलिंग आ गई। इन्फोसिस में जो सेलिंग आई उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आ रहा है और बैंक निफ्टी अब रेड में जाने की तैयारी कर रहा है, करीब करीब 43,000 पर वापस जाता हुआ। तो शायद हो सकता है कि रेड में भी आ जाए। और इंडेक्स पे 2-3 स्टॉक्स और देख लेते हैं इस समय, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक, एचडीएफसी बैंक, ये चारों के चारों स्टॉक्स इंटरडे में ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर, सब के सब 3 बजे के बाद आप देखेंगे करीब करीब चौथाई से आधा % हल्के हुए हैं। गाबा जी, इस वीकनेस तो नहीं कहूँगा, सॉरी, इस रिट्रेसमेंट को कैसे देख रहे हैं आप बैंक शेयरों में जो आ रही है, और इनमें से कौन सा स्टॉक आप पिक करेंगे अगर कोई एक स्टॉक अगर आप पिक करना चाहें तो इंट्राडे डिक्लाइन में? देखिए ऐसा है कि एक्चुअली निफ्टी ने एक न्यू हाई बनाया, बैंक निफ्टी ने नहीं बनाया, यहाँ एक डाइवर्जन है। इन दोनों को सेटल होना पड़ेगा अगर फ्रेश अपमूव शुरू होना है। तो स्टॉक जो मैंने चुना है एक्चुअली शॉर्टिंग आइडिया है, वो है एचसीएल टेक। यहाँ पर थोड़ी वीक नहीं है, मैं बैंक को इग्नोर करूंगा लेकिन एचसीएल टेक पर ध्यान दूंगा। यहाँ पर एक सेल सिग्नल आया हुआ है, एग्रेसिव सेल है, 1125 का कोई स्टॉप लगाकर चले। अब भी मौका है 1110 और 1100 के आसपास, अब भी पॉसिबिलिटी एक मूव की। थोड़ा डिप है, मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशन होना चाहिए, लेकिन ट्रेंड लार्जर ट्रेंड इंटैक्ट जब तक 18,400 बरकरार।
चलिए, तो एक BTST कॉल की शुरुआत एक्चुअली गाबा जी ने कर दी STBT के साथ। आज बहुत इंटरेस्टिंग है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर एक STBT कॉल आती हुई। HCL टेक को सेल करना है आपको, 1125 का स्टॉप और 1110 से 1100 के टारगेट आपको HCL टेक पर दिखाई देंगे। ये सिर्फ एक प्योर ट्रेडिंग कॉल है, जैसे गाबा जी ने कहा, उनका व्यू अभी भी पॉजिटिव मार्केट को लेकर, लेकिन यहाँ पर एक सेल कॉल इस समय बन रहा है। मानस, आप क्या BTST या STBT कॉल लेकर जाएंगे? देखिए, BTST वही स्टॉक होगा क्योंकि जो सबसे स्ट्रांग है आज के लिए, और वो है अपोलो टायर्स का, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट क्लियर है, काफी बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट भी देखिए तो भी वहां पर भी सिग्निफिकेंट जंप है। मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे आप अपोलो टायर्स के 320 के कॉल ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। 320 का कॉल ऑप्शन 9 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर खरीदारी करिए, 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 15 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए अपोलो टायर्स का एक ट्रेड 315 जो सुबह टारगेट दिया था वो आपकी स्क्रीन पर है। और आपको याद होगा ये पहला ट्रेड था CNBC आवाज पर जो आपने सुना। मानस ने कहा 320 की कॉल लेकर चले, यहाँ पर एक अच्छा मौका पैसे बनाने का। शिल्पा, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरा भी STBT रहेगा। थोड़ा आई एम ऑल्सो लिटिल कॉशियस ना, तो मेरा सेल कॉल रहेगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे। अभी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं 366 पे, तो टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 358 से 352, स्टॉप लॉस रहेगा 371। दूसरा सेल कॉल इस समय आता हुआ क्रॉम्पटन कंज्यूमर पर इस समय एक सेल है, तो हमारे पास दो सेल हो गए, एक HCL टेक पर और एक क्रॉम्पटन कंज्यूमर पर। बाय जो बना था वो बना था अपोलो टायर्स के ऊपर। राजेश जी, आपकी BTST ट्रेड क्या होगी या STBT? अनुज जी, देखिए मैं तो बाय करूंगा यहाँ पे, एशियन पेंट बाय करके जाऊंगा। मुझे इसका स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन लगता है। अगर आप डेली चार्ट देखें तो आज इसमें रिवर्सल दिखता है, तो मेरे हिसाब से कल भी इसमें मोमेंटम बना रहेगा। सो 3150 के स्टॉप लॉस के साथ एशियन पेंट बाय करके जाइए। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 3220 का, 3220 का। तो यहाँ से करीबन 50 रुपीज का जंप एज ए BTST ट्रेड मुझे लगता है एशियन पेंट में आना चाहिए। एशियन पेंट में एक तेजी का ट्रेड आप लेकर चलेंगे, ये फिलहाल राजेश सातपुते की राय। गौरव, आपका क्या इरादा है, STBT या BTST? देखिए, मैं यहाँ पे BTST करना चाहूंगा। भारत फौज है वो मेरे लिए रेडार पर रहेगा, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहा है। ब्रेकआउट्स यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में आवली 75 मिनट को देखने मिल रहा है। फॉलो बाइंग नजर आ रही है, हाइकनेशिया में ब्रेकआउट्स कंफर्म हो चुके हैं। यहाँ पे 848 की स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह होगी, 875 के इसमें टारगेट्स होंगे। ओके, तो भारत फौज में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की तरफ। दो जानकारों ने दरअसल शॉर्ट साइड के ट्रेड्स दिए हैं, गाबा साहब और साथ ही साथ शिल्पा रावत। शरद, आपका क्या प्लान है? तेजी का कॉल आइडेंटिफाई किया है? हाँ, मुथूट फाइनेंस हमें लगता है वापस मूव के लिए तैयार है, और वैल्यूएशन वाइज हम काफी कॉन्फिडेंट है इन वैल्यूएशंस पे। और ग्रेजुअली लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे बैंक्स का ध्यान कॉर्पोरेट लोन्स की तरफ वापस जाता है, हमें लगता है जो ओवर एक्सपोजर हो गया था गोल्ड लोन्स की तरफ, सबका ज्यादा फोकस हो गया था, वो कम होना चाहिए, जिसका फायदा मुथूट को मिलना चाहिए। और हर 5-7 साल में एक आधा साल ऐसा जाता है जहाँ गोल्ड फाइनेंस कंपनीज को इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट एक ग्रैन्युलर बुक है और ग्रैन्युलर फोकस चाहिए इस टाइप की बुक को रन करने के लिए, जिसकी स्पेशलाइजेशन मुथूट के पास है और वैल्यूएशन अभी अट्रैक्टिव है। तो हमें लगता है मुथूट फाइनेंस एक डिसेंट बेट है वैल्यूएशन। ओके, मुथूट फाइनेंस पर एक बेट रखिए। आज देखिए टायरों का दिन है, मतलब टायर स्टॉक्स का। JK टायर इस समय फ्रेश इंटरडे हाई 18-19% ऊपर, करीब 11% ऊपर। काफ़ी एक ज़बरदस्त मूव इसमें JK टायर में भी आ रहा है। एक हल्का सा मूव स्टार्ट हुआ है IDBI बैंक में, करीब 51 रुपये क्रॉस कर रहा है ये। PSU बैंकों की रैली में इसने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, मैं ये कहूँगा, लेकिन आज इसमें एक अच्छा मूव इस समय आ रहा है। तो ये एक दो स्टॉक्स हैं जो रेडार पर आए थे मेरे, और उसके अलावा एक दो स्टॉक्स और हैं जहाँ पर एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में एक मूव है, सियाट में एक मूव है। वो जो टायर वाला स्टॉक्स का मूव है वो कंटिन्यू हो रहा है, तो सियाट में भी एक आपको मूव दिखाई दिया है। अच्छा शरद जी, आप टायर स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं क्या फंडामेंटली? अगर हाँ तो प्रिफर्ड पिक क्या होगा इनमें? इन वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है कंपैरेटिवली लोकल वाले साइकिल पे तो नहीं, बट बालकृष्णा मुझे लगता है जिस टाइप की करेक्शन आई है उसके बाद उतनी बड़ी रिकवरी वहाँ आई नहीं है। हालांकि एक्सपोर्ट डिपेंडेंस है तो वहां से उतना पॉजिटिविटी आ नहीं रही है जो लोकल PV और CV साइकिल का इंप्रूवमेंट है। तो बड़े स्टॉक्स में मेरे हिसाब से अगर आपको PV CV बेट करना है तो MRF हमारी टॉप बेट होगी। हमें लगता है मार्जिन इंप्रूवमेंट और वॉल्यूम स्टेडी रहना चाहिए इन स्पेस में, और CV साइकिल भी स्ट्रांग रहना चाहिए, तो MRF को ज्यादा फायदा होना चाहिए। और अपोलो वगैरह हमें लगता है फेयर वैल्यूएशन के आसपास है, 325 350।
और अगर थोड़ा सा आपको ऑफ रोडर और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इस पे फोकस करना है तो उस हिसाब से मुझे लगता है बालकृष्ण इन वैल्यूएशंस पे काफी अट्रैक्टिव। तो बालकृष्ण में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली और ऑफ कोर्स अपोलो टायर्स एक बढ़िया ट्रेड तो साबित ही हुआ है। अच्छा, ऑटो कंपनियां हीरो मोटोकॉर्प, जैसे हमने आपको कहा था कि सुबह में ये प्राइस हाइक कर रही हैं और इसको देखकर दूसरी कंपनियों में भी तेजी आ सकती है क्योंकि वो फॉलो थ्रू और सेंटिमेंटल पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो आयशा तेजी में, टीवीएस मोटर में खरीदारी, बजाज ऑटो भी माइल्ड गेन्स पर इनफैक्ट बैठा था, 1% ऊपर है। इनमें से कोई ट्रेड जो सातपुते साहब आप कल के लिए कैरी करने के पक्ष में है? चेदा जी, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं हीरो मोटर को ही देख रहा था। थोड़ा बड़ा है तो एक स्ट्रैटेजी रखेंगे हम यहाँ पे। हीरो मोटर ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि यहाँ पे देखिए लॉन्ग बिल्डअप है और अभी लिक्विडेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2800 का जो कॉल ऑप्शन वो करीबन 70 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सेफ्टी भी मिलेगा क्योंकि ऑल टाइम हाई पे हम बंद हो रहे हैं। तो यहाँ पे हीरो मोटर का 2800 का कॉल जो करीबन 69-70 यहाँ पे करंट मार्केट है, इसे बाय करके जाइए। आपका एक स्टॉप लॉस प्लेस होगा 50 के आसपास और टारगेट सेट करें 100 प्लस का, क्योंकि जिस तरह से मोमेंटम है मुझे लगता है कल एज ए BTST यहाँ पे थोड़ा रिटर्न बन सकता है। ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प में ही ट्रेड दरअसल कैरी करने वाला बनता है। ये एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर आज का दिखाई दिया है पूरे टू व्हीलर पैक में। BPCL इनफैक्ट इस बीच 5% ऊपर, रिलायंस 3-3.5% तक की तेजी में, हीरो थर्ड इन लाइन है आज टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में। अच्छा, कंजम्पशन थीम आप ध्यान रखिएगा। एक तो हम बात कर रहे थे टाटा कंज्यूमर की और वो 804 पर आ गया काउंटर। नेस्ले में थोड़ी बहुत खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है और एशियन पेंट्स जैसे ट्रेड्स भी इनफैक्ट फेवरेबल स्थिति में है। एशियन के साथ साथ एक बार पिडिलाइट का हाल भी देख लेते हैं क्योंकि एशियन पिडिलाइट कहानी वही है, कच्चे तेल में नरमी की। पिडिलाइट इतना चला नहीं है, क्या मौका आ गया पिडिलाइट जैसे ट्रेड्स पर अब नजरें फिर बनाने का? शरद नहीं, मैं आज सुबह भी देख रहा था, हर करेक्शन पे हम ट्रैक रखते हैं, बट अभी भी अगर आप वैल्यूएशन देखते हैं तो दोनों ही स्टॉक, चाहे एशियन पेंट चाहे पिडिलाइट, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ सकता है सेंटिमेंट में तेल की गिरती कीमतों के साथ। बट FY25 की अर्निंग एक्सपेक्टेशन 45-50 रुपए है और 2600-2700 रुपए पे पिडिलाइट ऑलरेडी ट्रेड करता है। तो 2-3 साल जब फॉरवर्ड डिस्काउंटेड हो तो मुझे तो थोड़ा मुश्किल लगता है कि अभी भी आपको पोजीशन इन स्टॉक्स में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। वो दिक्कत है, शायद यही वजह है कि स्टॉक इस समय थोड़ा सा अटकता हुआ। वहां पर स्टेटमेंट्स तो आते हैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट को लेकर, बिजनेस कॉन्फिडेंस को लेकर, लेकिन ये स्टॉक चल नहीं रहा है। स्ट्राइड्स फार्मा आज काफी दिनों बाद एक परफॉर्मर बनता हुआ, यहाँ पर करीब 5% तक का इजाफा देखने को मिला है। आज कैश वाले ट्रेड्स पे देखें तो इजी ट्रिप फिर भागा 4.5% ऊपर। NLC की हम बात पहले ही कर रहे थे। कोची शिपयार्ड, मजगांव डॉक्स, यहाँ पर तेजी रुक नहीं रही है और ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर साइड पर भी कई अपॉर्चुनिटीज RCF जैसे ट्रेड्स में लोगों ने पकड़ी जरूर है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा डिसेंट मोमेंटम बना है। गावा साहब, ये कोची मजगांव डॉक ले रहे हैं क्या आजकल या छोड़ दिया? वेल, कोचिंग में शिपयार्ड देख लेता हूँ क्योंकि मजगांव का कोचिंग शिपयार्ड, यस कोचिंग शिपयार्ड मुझे अब भी अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा बेस बना हुआ है, करीब 640 के आसपास अपमूव मिल सकता है। 675 पॉसिबल है कोचिंग में, यस कोचिंग। ओके, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग मूव्स मार्केट में इस समय आ रहे हैं बैंक निफ्टी पर। हर्षिता, ऑलमोस्ट रेड में आ गया ये बैंक निफ्टी। अब देखिए, ये आज मैं मार्केट को बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा क्योंकि आप ऑल टाइम हाई से स्लिप हुए हैं, तो ऑल टाइम हाई पर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग नॉर्मल है, इसमें कोई गलत नहीं है। जो इंडेक्स में वापस फोकस कर रहा हूँ वो है मिड कैप इंडेक्स। एक बजरा उसका इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। देखिए, मिड कैप इंडेक्स में अभी भी ऑल टाइम हाई बनना है, करीब 2.5% दूर है अभी भी मिड कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से। ये जरा लेकर आएंगे तो आपको दिखाई देगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको। देखिए, मिड कैप इंडेक्स मैंने बता दिया करीब 2% दूर है ऑल टाइम हाई से। गेस करिए स्मॉल कैप इंडेक्स कितना दूर होगा ऑल टाइम हाई से? 17%। 17%, मतलब 17% दूर है स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से। आप इमेजिन करिए कि स्मॉल, ये जो लोग, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि देखिए आप ऑल टाइम हाई का जिक्र तो करते हैं लेकिन मेरा पोर्टफोलियो तो इतना चला नहीं। वो इसीलिए क्योंकि चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चला है, लेकिन उतनी बड़ी रैली नहीं हुई है स्मॉल कैप इंडेक्स में। इनफैक्ट अगर आप एक साल का भी मूव देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स में, इस साल स्मॉल कैप इंडेक्स 12% नीचे है। मतलब तो निफ्टी की तो हमने बात की थी कि इस मूव के बाद भी क्या फ्लैट ही हुआ है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स तो इस साल 12% नीचे और एक साल में करीब 7.5% नीचे है। तो ये एक कैचअप जो है उसकी ज़रूरत है। देखिए एकदम फ्लैट हो गया ये, मतलब उसमें इसमें मूव आ ही नहीं रहा है, इसकी ज़रूरत है। अब इस इंडेक्स को
मुझे लग रहा है कि स्टार्ट हो गया है मूव, फ्राइडे से स्टार्ट हुआ था, आज भी कंटिन्यू हुआ है, तो थोड़ा सा एक कैचअप रैली आप मिड कैप और स्मॉल कैप में देखेंगे। अच्छा अनुज, ये जो कूल ऑफ देखने को मिला है, शायद लोगों ने फिर डाउ फ्यूचर्स पर नजर डाल ली है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स इस समय उनकी स्थिति थोड़ी बहुत बिगड़ी हुई है। डाउ फ्यूचर्स करीब 157 पॉइंट नीचे और नैस्डैक में लगभग 85 अंकों की गिरावट पर ट्रेड बनता दिखाई दिया है। तो सुबह में हम डीकपल हुए थे चाइना से, अब हम रिकपल हो रहे हैं अमेरिका से, लेकिन अमेरिका उसी कमजोरी पर एक्ट करेगा जो चाइना में कोविड कंसर्न्स के चलते इतना बड़ा बवाल मचा है, उसी को शायद वो एमुलेट करेंगे। लकीली आज हमारे लिए दिन थोड़ा सा जो कहते हैं ना एक आउट डे था इन सब चिंताओं से दूर। एक कविता की 2 लाइनें सुना दूं अगर जी, आप जरूर। तो जैसे कहते हैं ना, जिन्हें चिंता है कल की वो रोएंगे रात भर, जो जीते हैं आज में वो सोएंगे रात भर। तो आप रात को डाउ जोन्स, SGX, निफ्टी ये सब कुछ मत देखिए, अगले दिन सुबह मार्केट 9:15 बजे ही खुलेगी आपकी। अपना ब्लड प्रेशर रात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। और देखिए जिस तरीके के जो मैंने बात भी की थी कि SGX निफ्टी में जो मूव होते हैं उसका इंडियन मार्केट से कहीं लेना देना नहीं होता, वो एक ट्रैप भी बन जाता है कई बार। तो कहाँ SGX निफ्टी होता है और कहाँ हमारी मार्केट होती है, इसमें कोई वो नहीं होता। तो इसके लिए अपनी नींद का जागना है तो वर्ल्ड कप देखने के लिए जागिए, डाउ फ्यूचर देखने के लिए मत जागिए। मतलब बस ये बात मैं कहूंगा। मतलब हाँ, अगर आप CNBC पे कोई ग्लोबल कमेंट्री सुन रहे हैं तो अलग बात है, मतलब वो, लेकिन फ्यूचर ट्रैक करने के लिए, SGX ट्रैक करने के लिए प्लीज अपनी रात मत खराब करिए। तो आपने वो जर्मनी और स्पेन वाली मैच देखी? मैंने देखी जर्मनी स्पेन वाली मैच, देखी। मैं उसके बाद भी सुबह आ गया। मैंने कहा था कि मैं एक जो स्पेशली प्रॉब्लम ये हो रही है कि सारे अच्छे मैच रात को 12:30 बजे हो रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम। ब्राजील का मैच मैंने देखा था, कल का मैच थोड़ा देखना जरूरी था क्योंकि एक ऑलमोस्ट नॉकआउट था। अगर जर्मनी हार जाता तो भारी हो जाते वो, अब एटलीस्ट एक चांस तो है उनका जाने का। क्योंकि मैं इनफैक्ट फिर जब स्पेन को खेलते देखा, मैंने इनफैक्ट थोड़ा सा देखा, उसके बाद सो गई थी और सुबह में हाइलाइट्स देख रही थी। जो आप और राहुल बात कर रहे थे कि स्पेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर सामने निकल कर आएगा फाइनल 4 में, और जर्मनी की वही सिचुएशन है, ये करो या मरो वाला सीन है, नहीं तो पिछले वर्ल्ड कप जैसे हालत हो जाएगी। हाँ, ये थोड़ा सा ना जर्मनी के क्या प्रॉब्लम। अच्छा, जर्मनी हर्षिता एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर जर्मनी बाहर हो गया, मान लो, वैसे मैं कह नहीं रहा कि हो गया, मान लो अगर जर्मनी बाहर हो गया, तो आप इमेजिन करिए कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में ना इटली ना जर्मनी, और इटली तो खैर क्वालिफाई ही नहीं कर पाया था। तो वो मतलब एक जो ट्रेडिशनल यूरोपियन पावर हाउसेस ऑफ फुटबॉल थी वो दोनों के दोनों, लेकिन जर्मनी से भी उम्मीद है कि कैसे भी करके क्वालिफाई कर लेंगे। थोड़ी सी एजिंग टीम है उनकी, ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। एजिंग, देखिए बेल्जियम भी एजिंग टीम है, ये अब एक्सपीरियंस टीम अनुज, एक्सपीरियंस नहीं, ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ, एक्सपीरियंस है। हाँ, खैर हम भी एज कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम एटलीस्ट एथलेटिक्स से नहीं बिलोंग करते, तो हम थोड़ा सा फिर भी हमारा एक है, हमारे पास स्कोप है। लेकिन यहाँ पर आज भी 1-2 इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे। खैर तो देखते हैं। हमारे केस में कोई है जो फुटबॉल का एकदम दीवाना हो, जो सेम पैशन शेयर करता हो? नहीं। अच्छा ठीक है, देखते हैं पैनल में कोई मानस, राजेश सातपुते जी मैच देखते हैं क्या फुटबॉल का? शरद आप? राजेश जी देखते हैं शायद। अनुज जी, मैं जब कॉलेज में था तो मैं फुटबॉल बहुत ज्यादा खेलता था। हाँ। लेकिन आजकल वो जो आपने बिल्कुल सही बोला कि जो सबसे बढ़िया वाले जो मैच है वो 12:30 बजे होते हैं, हमें सुबह उठना होता है तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। शरद? नहीं, रात को नींद खराब करके मैं कोई टीवी भी नहीं देखता। ना यूएस मार्केट ना कोई मैच, आराम से सोए। लेकिन एक चीज इस बार ही मुझे बड़ा मजा आ रहा है देखने के लिए कि कैसे ये जो छोटी टीम और जिनकी कोई बात नहीं करता था, वो मोरक्को का कल मोरक्को क्या बढ़िया परफॉर्मेंस था। क्या कल उन्होंने बहुत अच्छा डिफेंस किया, उनको 2 मौके मिले, दोनों पे गोल कर दिया। मतलब ये देखिए आपकी 2 शॉट्स ऑन टारगेट और दोनों के दोनों गोल पे, ये बहुत ही रेयर होता है। 30% पोजीशन था कल मोरक्को का, और मैं पूरा मैच देखा था कल मोरक्को वाला। 30% मोरक्को का पोजीशन था, 70% बेल्जियम का था। 2 मौके मिले, दोनों पे गोल कर दिया। वो ये अल्टीमेटली दैट्स व्हाट मैटर्स। आप लाइफ में आपको चांसेस जो मिलते हैं उस पर आप कैपिटलाइज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और आज फिर देखते हैं ब्राजील का मैच। इनफैक्ट लास्ट मैं मिस कर गई थी, लेकिन आज 9:30 बजे जो प्रोड्यूसर साहब ने अभी टाइम टेबल शेयर कर रहे हैं, तो वो शायद एक मैच देखने को मिलेगा। चलिए हमारे मैच पर लौटते हैं, जहां पर ऊपरी लेवल से अच्छे खासे गोल दाग कर अब सारे प्लेयर्स
अच्छा खासा रिटायर होने दिन के लिए रिटायर होने की तैयारी में है 18,548 के लेवल पर। तो आज की ऊंचाई 18,614 जरूर थी, लेकिन ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली आई और मुनाफा वसूली ज्यादा आपको निफ्टी बैंक में दिखाई दे रही है, जहां पर 7 से 8 अंकों का नुकसान देखने को मिला है। कुछ काउंटर्स हैं जो इस घंटे दरअसल मुनाफा वसूली की ग्रिप में आए हैं, वो इनफैक्ट इंडेक्स वाले दिखा देते हैं आपको कहां पर थोड़ा प्रेशर बना आखिरी घंटे में। ये आप देखिएगा कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ, बैंकों में कूल ऑफ, आप इन्फोसिस की बात कर रहे थे, विप्रो में कूल ऑफ देखने को मिला है, HCL टेक महिंद्रा में कूल ऑफ। तो जो शॉर्ट साइड का ट्रेड गावा साहब ने बहुत सही टाइम पर पकड़ा था HCL टेक में, STBT करने की सलाह वहां पर आई। और बैंकों में ICICI बैंक है, कोटक जैसे स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा कूल ऑफ जरूर नजर आया है। अच्छा हर्षिता, सिर्फ 4 मिनट बचे हैं मार्केट क्लोजिंग में। एक चीज जो मेरे दिल के बहुत करीब है, देखिए नॉर्मली मैं ये बात करता नहीं, लेकिन हमने एक बहुत टाइम पहले एक बात बोली थी, FII वर्सेस रिटेल की एक लड़ाई, कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा। और उसमें हमने एक चीज़ बोली थी कि हर बार इस लड़ाई में पिछले 2 साल में रिटेल की जीत हुई है। तो एक बार जरा उसको रिविजिट करते हैं मार्केट क्लोजिंग से पहले। पिछले 12 साल में ये 3 बार ऐसा हुआ है कि जब FII के जो शॉर्टिंग है वो रिकॉर्ड हाई पे है और जो रिटेल की लॉन्ग पोजीशन है वो रिकॉर्ड हाई पे है। तीनों की तीनों बार रिटेल जीता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो मार्केट की इस समय पावर है वो DII और रिटेल है। सबसे ज्यादा पैसा ये लोग लगा रहे हैं। तो हम अपनी मार्केट पर ध्यान देना। कोविड के बाद जब हुआ था उसमें ये सिचुएशन थी, उसमें मार्केट ने वहाँ से फिर ज़बरदस्त रैली दिखाई थी। एक बार अभी मैंने जून की बात की, और उससे पहले अप्रैल 2018 में भी यही आंकड़ा था, जिसमें FIIs की शॉर्ट पोजीशंस और जो रिटेल की लॉन्ग पोजीशंस है वो इसी लेवल पे थी। हर तीनों बार मार्केट ने वहाँ से ज़बरदस्त आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात नीलेश भाई ये है कि ये वाली जो ऑल टाइम हाई है, ये पूरा का पूरा हम जो हमारे दर्शक लोग हैं उनके ऊपर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें FIIs नहीं लेके गए हैं इसको इंडियन डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं वो लेके गए हैं इसको ऑल टाइम हाई पर। तो देखिए ये है रिटेल की ताकत, और हमारी तो यही उम्मीद है हर्षिता कि ये ताकत और बढ़े और जो एक प्रोस्पेरिटी और वेल्थ क्रिएशन स्टॉक मार्केट के थ्रू रिटेल को मिले। जी हाँ, जो इतिहास नया रचना शुरू हुआ है 2020 की उस डाउनटर्न में कोविड के बीच, उसने एक बड़ा कल्ट क्रिएट किया, और उसी का उदाहरण अब आपके सामने हमने रखा था उन कुछ अंशों में जहां पर रिटेल पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। उस दिन निफ्टी था 16,800, मुझे याद है 16,800 पे था उस दिन निफ्टी, और आज हम बंद हो रहे हैं 18,600 पर। तो वो 16,800 18,600 हो गया, 6 और 8 की जगह बदल गई। थोड़ी सी बदलाव हुआ है, और बदलाव बड़ा हुआ है कुछ लोगों के तो पोर्टफोलियो में। चलिए आज का मार्केट अब समेटने लगते हैं, जहां पर 18,614 दिन की ऊंचाई, इनफैक्ट लाइफ हाईस पर इंडेक्स पहुंचने के बाद थोड़ा सा विराम लेता हुआ दिखाई दिया है। दोपहर में 18,551 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक ये भी नई ऊंचाई पर पहुंचा था, एकदम फ्लैट क्लोज दिखा रहा है। सेंसेक्स जो न्यू हाईस पर था वहां पर अगर आप देखेंगे 163 अंकों की बढ़त पर ट्रेड बंद होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मिड कैप्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही जोरदार, आज 233 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। अब क्या चला और क्या नहीं चला वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। निफ्टी IT में हमने देखा लास्ट 20 to 30 मिनट्स ऑफ ट्रेड में कुछ पोजीशंस अनवाइंड होती हुई, इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में हमने देखा कुछ कूल ऑफ आता हुआ जरूर दिखाई दिया था। तो ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर दबाव बना है, लेकिन आज किसी को अगर सबसे ज्यादा श्रेय देना है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस में एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली, 2500 से 2600 के बीच बड़ा स्ट्रगल किया, आज 2700 के ऊपर फाइनली आता हुआ काउंटर। 90 रुपए की बढ़त दरअसल एक ही दिन में स्टॉक ने दिखाई है, 3.5% का मूव इसके नाम होता हुआ। हीरो मोटोकॉर्प एक और ट्रेड था जहां पर हमने देखा करीब 2-2.5% तक के गेंस बनते हुए दिखाई दिए आज के ट्रेड में। यही नहीं, आप ध्यान रखिएगा कंजम्पशन थीम में टाटा कंज्यूमर जैसे ट्रेड्स थे जहां पर अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी, वो भी एक विनिंग आइडिया, नियरली 2% तक के गेंस देखने को मिले हैं। इधर हीट मैप में आपको ज्यादा दिखाई देगा कि किन स्टॉक्स में दरअसल ज्यादा तेजी बनती दिखाई दी और कहां पर
फिर सेकंड हाफ में मुनाफा वसूली। BPCL आज का बढ़िया परफॉर्मर 5% ऊपर। कच्चे तेल में जो भारी भरकम गिरावट आना शुरू हो गई है, आज हम 81 को भी टेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं ब्रेंट में, उसका फायदा इसके हाथ लगा। वहां SBI लाइफ, एशियन पेंट्स जैसे काउंटर्स में तेजी। बैंकों में इंडसइंड, ICICI बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर टिक जरूर रहा है। बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स, फिनसर्व जैसे काउंटर्स, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स में आज तेजी बनती दिखाई दी। जो नहीं चला वो मेटल काउंटर्स थे। हिंडाल्को, JSW स्टील, टाटा स्टील में दबाव देखने को मिला। चाइना फैक्टर के बल पर दरअसल यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली है और आज की इस तेजी में HDFC बैंक का ज्यादा साथ नहीं था। बाकी दूसरे काउंटर्स थे जहां पर तेजी होकर कुछ मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी। चलिए आशीष और नीरज के बीच आज का मुकाबला कैसे उभर कर आया है उसका भी जायजा ले लेते हैं। देखते हैं उनके रिटर्न्स कैसे थे जो इन्होंने स्टॉक्स सुबह में आइडेंटिफाई किए। टॉमी ऑर्गेनिक 7% भागा, TIL में 5% तक की तेजी। JSPL और हिंडाल्को दोनों मंदी की तरफ पकड़े थे, उनमें 2.5% तक के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। नीरज ने BPCL तेजी की तरफ रखा, वाटेक वाबाग भी तेजी की तरफ रखा, एक 5 तो दूसरा 4.5% ऊपर। इंडिगो पेंट भी तेजी वाला ही आइडिया था, 1.5% की कमाई यहाँ पर। IEX नहीं चला क्योंकि ये ओपन मार्केट से बायबैक कर रहे हैं 200 रुपए प्रति शेयर का, और वहां पर थोड़ी सी निराशा हाथ लगती हुई 1.5% नीचे। ये था आज का मूड और पूरा माहौल मार्केट्स के लिए। कुल मिलाकर एक बढ़िया सत्र, ऊंचाई पर जरूर पहुंचे लेकिन थोड़ा सा विराम लेता हुआ बाजार दिखाई देगा। निफ्टी फ्यूचर्स हाउएवर 18690 के लेवल्स पर एक अलग ही रुझान यहाँ पर बनता हुआ साफ देखने को मिला है। चलिए सभी जानकारों से लेंगे इजाजत और हमें भी दीजिए इजाजत। कल सुबह फ्रेश क्यूज ताज़ा खबरों के साथ आपके लिए हाजिर करेंगे। पूरा कार्यक्रम बने रहिएगा CNBC आवाज़ पर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।